कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी का पहला भाग सुनना ना भूले। पहले भाग का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। अभी तक आपने सुना कि शिवम किस तरह से अपनी पढ़ाई छोड़कर अपने बाबूजी को दिया हुआ वचन पूरा करने के लिए अपने गांव वापस आ जाता है और अपने भाई निखिल को पढ़ने के लिए शहर भेज देता है। निखिल शहर में जाकर गलत संगत में पड़ जाता है। अब आगे। इस साल निखिल ने तो जैसे किताबों को हाथ लगाना ही बंद कर दिया था। अब तो दिन में भी रेशमा के यहाँ पड़ा रहता और रेशमा उससे पैसे ऐंठती रहती। हॉस्टल भी समय से ना पहुँचता, रात को ज्यादातर देर से लौटता। तब तक हॉस्टल के दरवाजे बंद हो चुके थे। तो वो फिर रेशमा के यहाँ पहुँच जाता। दिन भर रेशमा की कार में रेशमा के साथ घूमता रहता। रात को सिनेमा देखता, रेस्तरां में खाना खाता और रात को शराब पीकर रेशमा के यहाँ पड़े रहना। बस यही दिनचर्या हो गई थी उसकी। इसी बीच एक दिन गौरी के पिता मनोहर जी का शहर में कोई काम आन पड़ा। उन्होंने शिवम से पूछा कि निखिल को कोई संदेशा कहलवाना हो तो बता दो, उससे कह दूंगा। शिवम बहुत खुश हुआ, ना जाने उसके लिए क्या क्या बंधवा दिया। गौरी ने भी अपने हाथों से लड्डू बनाकर निखिल के लिए भिजवा दिए। मनोहर जी शहर पहुंचे। उन्होंने दिन भर अपना काम निपटाया और शाम को निखिल को खोजते हुए हॉस्टल पहुंचे। लेकिन वहां जो उन्हें निखिल के बारे में सुनने को मिला, वो सुनकर उनके होश उड़ गए। उनका मन बहुत ही दुखी हुआ और वो निखिल को खोजते रेशमा के घर की तरफ ही जा रहे थे कि उन्होंने निखिल को किसी महिला के साथ कार में जाते हुए देखा। वो रेशमा का पता पूछते पूछते उसके घर जा पहुंचे। तब नौकरानी ने बताया कि वो दोनों तो अभी अभी सिनेमा देखने गए हैं। मनोहर जी ने सिनेमा का पता ठिकाना लिया और वो भी सिनेमा पहुंच गए। जब पिक्चर खत्म हुई तो मनोहर जी ने निखिल को देखकर पूछा, तुम हॉस्टल में क्यों नहीं रहते? मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर थक गया। लेकिन आप है कौन? मैं आपको नहीं जानता। निखिल बोला, अरे मैं तेरा काका मनोहर। देख, तेरे भाई और माँ ने तेरे लिए क्या क्या भेजा है। बड़े अजीब आदमी है आप। अब मैंने एक बार आपसे कह दिया कि मैं आपको नहीं जानता, तो फिर क्यों मेरी जान खा रहे हैं? आपका निखिल कोई और होगा, मैं नहीं। कृपया मेरा पीछा छोड़िए और हम दोनों को जाने दीजिए। इतना कहकर दिवाकर रेशमा के साथ वहां से चला गया और मनोहर जी उसका मुंह ताकते रह गए। मनोहर जी गांव पहुंचे और उन्होंने शिवम से सब कुछ कह दिया, लेकिन शिवम उनकी बात मानने को तैयार ही नहीं था। आप मेरे भाई को बदनाम करने की कोशिश मत कीजिए काका। मैं सच कह रहा हूँ बेटा, भला मैं क्यों निखिल को बदनाम करने की कोशिश करूँगा? होगा आपका कोई स्वार्थ, मुझे क्या पता। और मुझे निखिल के बारे में कुछ नहीं सुनना। मुझे अपने भाई पर पूरा भरोसा है। और शिवम ने मनोहर जी की बात नहीं मानी और चला गया। उधर निखिल की अय्याशियां अब हद से ज्यादा बढ़ गई थी और इस बार रोहन बिल्कुल भी नहीं चूका और उसने निखिल की फिर से शिकायत कर दी कि निखिल देर रात हॉस्टल लौटता है और कभी कभी तो लौटता ही नहीं। वो शायद अपनी रातें बदनाम गलियों में ही गुजारता है। उसके वहाँ कोई प्रेमिका भी है जिसका नाम रेशमा है। रोहन की बात सुनकर प्रिंसिपल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने फिर से एक बार निखिल को अपने ऑफिस बुलवा भेजा। जो मैंने तुम्हारे बारे में सुना, क्या वो सच है कि तुमने अब शराब खाने के अलावा बदनाम गलियों में भी कदम रखना शुरू कर दिया? ये सब मैं तुम्हारे घर चिट्ठी लिखकर बताता हूँ। हाँ, ये सच है और मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं है। मैं उस लड़की से प्रेम करता हूँ और उसे नहीं छोड़ सकता और आज ही मैं हॉस्टल छोड़कर उसके घर चला जाऊंगा रहने के लिए। आपको जो कुछ भी मेरे घर वालों को बताना है बता दीजिए, मुझे कोई चिंता नहीं। और इतना कहकर निखिल प्रिंसिपल ऑफिस से चला गया। इधर प्रिंसिपल ने शिवम को चिट्ठी लिखकर सब कुछ बता दिया। ये सब जानकर शिवम को बहुत दुख हुआ। उसने माँ को बताया। माँ ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि इंसान को बदलते देर नहीं लगती।
और अब शिवम ने निखिल को पैसे भेजने बंद कर दिए और चिट्ठी भी लिख दी कि तेरी हरकतों से परेशान होकर मैं ऐसा कर रहा हूँ। उधर शिवम के इस फैसले से निखिल तिलमिला गया और गांव पहुंचा। उसने कहा कि मुझे बंटवारा चाहिए, मेरे हिस्से में जितना आता है उतना मुझे दे दो। उसे बेचकर मैं हमेशा के लिए शहर चला जाऊंगा और कभी नहीं लौटूंगा। मैं ऐसे रिश्तेदारों का मुंह भी नहीं देखना चाहता। ये सुनकर शिवम रो पड़ा और तिजोरी की चाबी फेंकते हुए बोला कि तुझे जितना रुपया चाहिए सब ले जा, लेकिन मेरे जीते जी इस घर का बंटवारा कभी ना होने दूंगा, फिर चाहे क्यों ना मेरी जान ही चली जाए। निखिल ने बेशर्मों की तरह तिजोरी की चाबियां उठाई, रुपया निकाला और बिना कुछ कहे शहर वापस चला गया। क्योंकि वो रेशमा की कार लेकर आया था, उसके लिए शहर जाना आसान हो गया। उर्मिला जी ये सब देखकर बेहोश होकर गिर पड़ी। अपने घर की ऐसी दुर्दशा देखकर उसे बहुत आघात पहुंचा। ऐसा सदमा लगा कि उसने बीमार होकर बिस्तर पकड़ लिया। उधर गौरी ने जब निखिल का ये रूप देखा तो उसका विश्वास हिल गया। उसके दिल को तो बहुत चोट पहुंची। उसे लगा कि निखिल ने तो उसे कभी प्रेम किया ही नहीं था, नहीं तो वो ऐसे किसी भी लड़की के साथ, वो कोई अच्छे घर की नहीं बदनाम लड़की के साथ। गोरी की जिंदगी पर तो जैसे कोई पहाड़ सा टूट पड़ा था और वो बहुत दुखी रहने लगी। अब तो उसका खाना पीना भी छूट गया और दिन बर दिन वो कमजोर होती जा रही थी। शिवम गौरी को देखता तो रो पड़ता और उससे नजरें मिलाकर बात न कर पाता। उससे कहता कि मेरी बहन, ये सब मेरी वजह से हुआ। काश मैं पहले ही तुम्हारी सगाई निखिल से करवा देता, उसकी पढ़ाई की चिंता ना करता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा था जैसा हो गया। नहीं भैया, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आपने तो निखिल की भलाई चाही थी। अब उसकी अकल ही फिर गई तो कोई क्या करे। गौरी बोली, नहीं गौरी, इसमें मेरा दोष है। मैं भाई के प्रेम में पागल हो गया था। मैंने ही उसको कुछ ज्यादा छूट दे दी थी। ये सब मेरी ही गलतियों का ही नतीजा है। इधर उर्मिला जी बहुत बीमार रहने लगी। उसे चिंता खाई जा रही थी। वो रोज शिवम से कह पूछती कि निखिल कब आएगा, लेकिन इसका शिवम के पास कोई जवाब नहीं था। क्योंकि शिवम ने बहुत सी चिट्ठियां लिखी थी निखिल को कि माँ की हालत बहुत खराब है और रोज तेरे बारे में पूछती है, हो सके तो जल्दी से आ जा। लेकिन शिवम की एक भी चिट्ठी का जवाब निखिल ने नहीं दिया। और कुछ दिनों बाद ऐसे ही बीमारी की हालत में निखिल का इंतजार करते करते एक दिन उर्मिला जी नहीं रही, लेकिन निखिल ये खबर पाकर भी गांव न आया और अब शिवम बिल्कुल अकेला हो चुका था। शिवम का अब कहीं भी मन नहीं लग रहा था, ना ही दुकानदारी में और ना ही घर में। उसे तो निखिल की चिंता थी कि कहीं वो ऐसे रास्ते पर ना चल पड़े कि वहां से लौटना उसके लिए मुश्किल हो जाए। उसके सिवाय अब कोई था भी तो नहीं उसका, आखिर जो वो भी हो। खून का रिश्ता जो था उससे, वो उसका भाई है, वो भी सगा। अब शिवम ने शहर जाने का मन बनाया। उसने सोचा कैसे भी हो वो अपने भाई को वापस लाकर रहेगा, नहीं तो जो उसने बाबूजी को वचन दिया था उसका क्या होगा। वो दुकान और घर पर ताला लगाकर चाबी देने गौरी के घर पहुंचा। गौरी के बाबूजी उस समय घर पर नहीं थे, केवल माँ थी। और उसने पूछा कि कहाँ जा रहे हो बेटा। बस काकी, अब और नहीं रह सकता भाई के बिना, उसे लेने शहर जा रहा हूँ, जल्दी ही लौटूंगा। लेकिन भैया, निखिल ने आने से इनकार कर दिया तो गौरी ने पूछा, वो कुछ भी कहे, मुझे चाहे जितना भी बुरा भला कह ले, उसे मैं अपने साथ लाकर ही रहूंगा। हाँ भैया, काश ऐसा हो जाए। हाँ, ऐसा ही होगा, वो इस बार जरूर आएगा। इतना कहकर शिवम ने काकी के पैर छुए और निकल पड़ा शहर की ओर। वहां पहुंचकर उसने हॉस्टल से निखिल के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा की और जा पहुंचा रेशमा के घर। उसने दरवाजे की घंटी बजाई। नौकरानी ने दरवाजा खोलते हुए शिवम से पूछा, आप कौन है जी। मैं शिवम हूँ और तुम्हारी मालकिन से मिलना चाहता हूँ, उनसे बहुत ही जरूरी काम है। जी आप यही इंतजार करें, मैं अभी उन्हें बुलाती हूँ। नौकरानी के जाते ही शिवम ने रेशमा के घर की ओर नजर दौड़ाई। घर बहुत बड़ा और सुंदर था। सामने फूल फलों से लदा बगीचा था। बगीचे में झूला और लैंप पोस्ट भी लगे थे। घर के साथ लगा हुआ गैराज था। गैराज में 2 कारें खड़ी थी। रेशमा बहुत ही रईस मालूम होती थी। वो सब देख ही रहा था कि तभी रेशमा हाजिर हुई और उसने पूछा, जी कहे, मैं क्या खिदमत कर सकती हूँ आपकी। जी, आपका ही नाम रेशमा है। जी, मैं ही रेशमा हूँ। जी, निखिल आपके यहाँ रहता है। जी रहता है।
लेकिन आपको इससे क्या? जी, मैं तो बस ऐसे ही जानकारी ले रहा था। जी, ये मेरा पर्सनल मामला है। और आप कौन होते हैं मेरे पर्सनल मामले में दखल देने वाले? जी, क्योंकि निखिल मेरा छोटा भाई है। मैं उसका बड़ा भाई शिवम हूँ। जी, आप बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए। जी नहीं, मैं यही ठीक हूँ, बस मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। जी, अंदर आइए, फिर आराम से बैठकर बातें कीजिए। जी, आप इतना कह रही है तो ठीक है, चलिए अंदर चलकर बात करते हैं। रेशमा ने शिवम को बैठक में ले जाकर कहा, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। जी नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप मेरी बात सुन लीजिए। अच्छा, ठीक है, कहिए जो कहना चाहते हैं। जी, मैं ये कह रहा था कि आप मेरी बहन के समान हैं। कृपया करके मेरे भाई का पीछा छोड़ दीजिए, उसकी ज़िंदगी मत खराब कीजिए, नहीं तो मैं दुनिया वालों को मुंह ना दिखा सकूंगा। शिवम इतना कहते कहते रो पड़ा। लेकिन इसका इल्जाम आप मुझ पर क्यों लगा रही हैं? वो मेरे पास आया था, मैं नहीं गई थी उसके पास। जो भी हो बहन, लेकिन मैं उसे ऐसे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। वो अगर बर्बाद हो गया तो मेरे माँ बाप की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तो आप मुझसे क्या चाहते हैं? जी, उसकी जिंदगी से दूर हो जाइए। आप उसे आसरा नहीं देगी तो शायद ठोकर खाकर उसका मन बदल जाए। वो अपने रास्ते से भटक गया, उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाना है। और अगर मेरा साथ देगी तो मैं अपने मरे हुए बाप को दिया हुआ वचन निभा पाऊंगा। आपने मुझे बहन कहा है और आज तक किसी ने भी मुझे ऐसे अल्फाज नहीं बोले। सबने केवल गलत नज़रों से ही देखा है। मैं पक्का वादा तो नहीं कर सकती, लेकिन कोशिश जरूर करूंगी कि आपका भाई सही रास्ते पर आ जाए। शुक्रिया बहन, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। इसमें एहसान की क्या बात है भाईजान, मेरी सोहबत में रहकर ही निखिल का ये हाल हुआ है। अगर मेरी ही वजह से वो सही रास्ते पर आ सकता है तो मेरे लिए तो ये खुशी की बात होगी। अच्छा बहन, अब मैं चलता हूँ, हमेशा खुश रहो। और शिवम रेशमा के सर पर हाथ फेर कर जाने लगा। तभी रेशमा बोली, माफ कीजिएगा भाईजान, आप कहाँ ठहरे हैं? जी, वैष्णो मंदिर के बगल में एक धर्मशाला है, वहाँ ठहरा हूँ। और जब तक निखिल सही रास्ते पर नहीं आ जाता मैं वहीं पर रहूँगा। जी ठीक है भाईजान, मैं तो इसलिए पूछ रही थी कि कभी आपको कोई पैगाम देना हो तो कहाँ मिलूँ? कोई बात नहीं बहन, अच्छा किया जो पूछ लिया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर शिवम रेशमा के घर से चला आया। रेशमा अंदर आ गई और बिस्तर पर लेटकर निखिल के बारे में सोचने लगी कि क्या कहेगी निखिल से और कैसे कहेगी कि मेरी जिंदगी से दूर हो जाओ, क्योंकि वो भी तो चाहने लगी है निखिल को। इतने दिनों बाद कोई मिला था जो उसे सच्ची मोहब्बत करता था, और ऐसे कैसे वो निखिल को खपा कर सकती है? ये तो निखिल की पाक मोहब्बत की तौहीन होगा। या खुदा, तो ही कोई रास्ता सुझा, रेशमा ने मन में कहा। तभी दरवाजे की घंटी बजी। रेशमा ने अपनी नौकरानी सबाना को आवाज देकर कहा कि देखना तो दरवाजे पर कौन है। सबाना ने दरवाजा खोला तो सामने रोहन था। अंदर से रेशमा ने फिर से सबाना से पूछा कि कौन है सबाना? जी, रोहन साहब आए हैं और कह रहे हैं कि आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। रेशमा ने सोचा, चलो रास्ता मिल गया। अगर मैं रोहन से मील बढ़ा लूं तो निखिल खुद ही मुझसे दूरियां बना लेगा। और ये सोचकर रेशमा ने सबाना से कहा कि उन्हें भीतर आने दो। रोहन भीतर आकर बोला, सलाम कबूल करे रेशमा जान। जी कहिए, क्या काम है, बहुत दिनों बाद तशरीफ लाए। आप तो जैसे हमें भूल ही गए हुजूर। क्या बात है रेशमा जान, आज तो आपकी बातों से शहद टपक रहा है, वरना हम तो आपके कदमों पर अपना दिल बिछाए रहते हैं और सिवाय नफरत के
कुछ भी नहीं मिलता हमें। आपको कोई गलतफहमी हो रही है हुजूर। ऐसा कुछ नहीं है। क्या हुआ, मन भर गया क्या आपका निखिल से? रोहन ने रेशमा से पूछा। उसके पास है ही क्या, ना दौलत ना शोहरत, और ऐसे लोगों से रेशमा दूर ही रहती है। दौलत के लिए ही तो मोहब्बत का नाटक किया था उससे। उसकी दौलत खत्म तो हमारी मोहब्बत खत्म, रेशमा बोली। अच्छा तो ये बात है। और क्या, उसमें ऐसे कौन से हीरे जवाहरात जड़े हैं जो उससे मोहब्बत की जाए? वो इस लायक है ही नहीं। मैंने तो पहले ही कहा था कि उसे एक भी अकल नहीं है, और जो भी उसे आता है वो सब मेरा सिखाया हुआ है। गांव से आया था तो एकदम देहाती गवार था। मेरी संगत में रहकर ही उस पर शहर का रंग चढ़ा था और मुझे ही आंखें दिखाने लगा, रोहन ने कहा। उसमें वो बात कहाँ जो आप में है। अच्छा ये सब छोड़िए, ये बताइए कि क्या खिदमत करूँ आपकी, क्या लेंगे? एक एक जाम हो जाए, रेशमा ने पूछा। नेकी और पूछ पूछ, रोहन बोला। तो चलिए आज आपको अपने हाथों से जाम बनाकर पिलाते हैं। इसी तरह रेशमा और रोहन की बातें चल रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजे की घंटी बजते ही शबाना ने दरवाजा खोला और सामने निखिल खड़ा था। निखिल अंदर आ गया। उसने शबाना से पूछा कि रेशमा कहाँ है? शबाना बोली कि रोहन साहब आए हैं और वो उन्हीं के साथ है। ये सुनकर निखिल का पारा चढ़ गया और वो फौरन बैठक की ओर गया। वहां उसने रेशमा और रोहन को साथ में देखा तो रोहन के शर्ट की कॉलर पकड़कर बोला, यहाँ क्या करने आया है? चल निकल यहाँ से, जरा तमीज से पेश आओ बरखुरदार, ये तुम्हारा घर नहीं है। रोहन अपनी कॉलर छुड़ाते हुए बोला। तो क्या हुआ? लेकिन मैं भी यहाँ रहता हूँ, निखिल बोला। रहने से ये घर तुम्हारा तो नहीं हो गया। मुझे यहाँ रहने की इजाज़त रेशमा ने दी है। वो मुझसे प्यार करती है। ये कोई तुझसे प्यार व्यार नहीं करती, ये तो सिर्फ पैसों की यार है। अब तो तेरे पास कुछ बचा नहीं है। अब उसका तुझसे मतलब सिद्ध हो चुका है। वो चाहे तो कभी भी तुझे इस घर से लात मारकर निकाल सकती है, रोहन बोला। नहीं, वो मुझसे प्यार करती है, इसीलिए तो अपने घर में रहने की इजाज़त दी है उसने। ये रही रेशमा, इसी से पूछ लो कि सच्चाई क्या है। हाँ बताओ रेशमा, आखिर सच्चाई क्या है? तुम मुझसे प्यार करती हो ना? बोलो रेशमा बोलो, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही? जो इसने कहा क्या वो सच है? बोलो रेशमा बोलो, निखिल चीखा। हाँ निखिल, तुमसे प्यार का नाटक मैंने केवल तुम्हारे पैसों के लिए किया है। मैं तुमसे प्यार नहीं करती, और अगर तुम चाहो तो मेरा घर छोड़कर अभी जा सकते हो। रेशमा के ऐसे अल्फाज सुनकर निखिल के तो जैसे होश ही गुम हो गए। उसे लगा कि उसका दिमाग फट जाएगा और वो गिर पड़ेगा, लेकिन उसने फिर भी खुद को संभाला और अपना सामान एक सूटकेस में पैक करके रेशमा के घर से निकल गया। और रेशमा खड़े खड़े तमाशा देखती रही। उसने एक बार भी निखिल को रोकने की कोशिश नहीं की। निखिल ने एक बार मुड़ के रेशमा की ओर देखा, लेकिन रेशमा ने कोई भी प्रतिक्रिया ना दी। अब निखिल की उम्मीद टूट चुकी थी। उसने दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। निखिल सामान लेकर सड़कों पर मारा मारा फिर रहा था। उसे रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं मिल रहा था। इस गली से उस गली, उस गली से इस गली, जेब में फूटी कौड़ी नहीं, और अब तो यार दोस्तों से भी कोई नाता नहीं रह गया था, क्योंकि गलत संगत और गलत व्यवहार की वजह से उससे सारे दोस्तों से दोस्ती टूट गई थी। निखिल सूटकेस लेकर चला जा रहा था कि रास्ते में किसी गाड़ी ने एक बूढ़ी औरत को टक्कर मार दी। निखिल कुछ कर पाता इससे पहले वो मोटर वहां से तेज रफ्तार से में रफू चक्कर हो गई। निखिल भागकर उस बूढ़ी औरत के पास गया और भी भीड़ इकट्ठा हो गई। निखिल ने बूढ़ी औरत को उठाया और देखा कि उसे ज्यादा चोट तो नहीं लगी है, लेकिन बूढ़ी औरत होश में थी और उसके पैर में जरा सी मोच आई थी।
भीड़ में इकट्ठे लोगों ने भी उस बूढ़ी औरत का हाल चाल पूछा। उन लोगों ने देखा कि बूढ़ी औरत ठीक है तो चलते बने, लेकिन निखिल ने के अंदर थोड़ी इंसानियत बची थी और उसने उस बूढ़ी औरत से पूछा, आप ठीक है माँ जी? हाँ बेटा, लगता है कि पैर में थोड़ी मोच आ गई है, जरा सहारा तो दो। थोड़ा खड़े होकर देखती हूँ, बूढ़ी औरत बोली। अच्छा माँ जी, जरा खड़ी हो तो हो जाइए, मैं भी देखूं भला आपके पैर में कितनी मोच आई है। और बूढ़ी औरत को निखिल ने सहारा देकर खड़ा किया तो देखा उन्हें चलने में दिक्कत हो रही थी। तब निखिल बोला, अच्छा माँ जी, आपका घर कहाँ है? मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। और निखिल बूढ़ी औरत के बताए पते पर उसे पहुँचाने चल पड़ा। उसके घर पहुँचा। बूढ़ी औरत ने दरवाजे का ताला खोला और दोनों भीतर पहुँचे। धन्यवाद बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे, संस्कारों वाले लगते हो। लगता है कि बहुत ही अच्छे खानदान से हो, तभी इतने नरम दिल के हो, नहीं तो इस स्वार्थी दुनिया में कौन किसका होता है। बूढ़ी औरत बोली, जी लेकिन मैंने अपने घर वालों का बहुत दिल दुखाया है, तभी ऐसी स्थिति में हूँ। ऐसा क्या किया है तुमने जो घर वाले तुमसे दुखी हैं? माँ जी, नादानी में और जवानी के जोश में हो जाती है कुछ गलतियाँ, जिनकी भरपाई शायद हम जिंदगी भर नहीं कर पाते। अच्छा, नाम क्या है तुम्हारा? जी निखिल। निखिल नाम है मेरा। और मैं जानकी। बूढ़ी औरत बोली, जी बहुत अच्छा। आप यहाँ अकेली रहती है माँ जी? ना, मेरी बेटी के साथ रहती हूँ। पहले मैं गांव में रहती थी और बेटी यहाँ शहर में वकालत पढ़ रही थी। फिर गांव में मेरी तबीयत खराब रहने लगी, माँ देखभाल के लिए कोई नहीं था, तो बेटी अपने साथ शहर ले आई। बोली, अच्छे डॉक्टर हैं यहाँ, मुझे यहाँ अकेले अच्छा नहीं लगता, इसीलिए घर के कुछ काम करती रहती हूँ। आज सोचा कि कुछ बेटी की पसंद का खाना बना लूँ। उसी के लिए सब्जियाँ लेने जा रही थी तो मेरे गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी। अब बेटी आएगी तो मेरी आफत कर देगी कि तुम बाहर निकली ही क्यों। अच्छा तो ये बात है, बहू डरती है आप अपनी बेटी से? निखिल ने हंसते हुए कहा, ना बेटा, दोनों ही एक दूसरे का सहारा हैं, इसीलिए एक दूसरे की चिंता रहती है। अच्छा और बताओ, कहाँ रहते हो? जी अभी तो कोई ठिकाना नहीं है, बस ठिकाना ढूंढ ही रहा था कि आप मिल गई। ये तो तुमने भली बताई बेटा, ये हमारा मकान खाली पड़ा है, माँ बेटी ही रहते हैं। सालों पहले जब मेरे पति जिंदा थे तो शौक शौक में ये मकान बनवा लिया था, लेकिन रहे कभी नहीं। उन्होंने तो अपना डेरा गांव में ही डाल रखा था। जमींदार जो थे, लेकिन सबको बताते रहते थे कि हमारा एक मकान शहर में भी है, यहाँ पहले किराएदार रहते थे, लेकिन जब बिटिया यहाँ पढ़ने के लिए आ गई तो मकान खाली करवा लिया। 2-3 कमरे खाली पड़े हैं, आंगन के उस ओर वहीं पर अलग बाथरूम भी है, और ये आंगन में नल है पानी के लिए। माँ जी, आपने तो मेरी बहुत बड़ी समस्या हल कर दी, लेकिन अभी मेरे पास फूटी कोड़ी भी नहीं है। बस 1-2 दिन में ही कुछ काम ढूंढकर आपको पैसे दे दूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है बेटा, जब हो जाए तब दे देना। अच्छा, अब मैं चाय बना कर लाती हूँ, जब तक तुम हाथ मुंह धो लो, फिर शाम का खाना भी तैयार करना है। बिटिया भी आने वाली होगी और घर में सब्जी भी नहीं है। आप चिंता ना करें माँ जी, सब्जियां मैं ले आऊंगा चाय पीकर। ये तो बहुत अच्छा हुआ, तुम क्या खाओगे वो भी बना दूंगी, जो भी आप प्यार से खिलाएगी तो खा लूंगा। मेरी माँ भी ऐसी ही थी, लेकिन मैं उनके अंतिम दर्शन तक नहीं कर पाया। निखिल दुखी होकर बोला, तो क्या वो अब इस दुनिया में नहीं है? जानकी जी बोली, हाँ, मैंने सबके साथ बहुत गलत व्यवहार किया। कोई बात नहीं बेटा, गलतियां सबसे हो जाती हैं, और तुम अपनी भूल सुधारना चाहते हो तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसी तरह जानकी जी और निखिल के बीच बातें चलती रही। शाम हो चुकी थी। शिवम उदास सा वैष्णो माता मंदिर में बैठा था। तभी कोई पूजा करके सबको प्रसाद बांट रहा था। उसने शिवम से कहा कि प्रसाद ले लीजिए, लेकिन जब शिवम ने उसके चेहरे की ओर देखा तो बोल पड़ा, अरे आरती, तुम यहाँ भला कैसे?
अरे शिवम बाबू, आप यहाँ भला कैसे? आरती ने भी शिवम से यही सवाल किया। मेरी तो बहुत लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगा, तुम बताओ, शिवम ने आरती से पूछा। जी, मैं तो शहर में वकालत करती हूँ और इस बार गांव से माँ को भी ले आई थी। उनकी तबीयत वहाँ ठीक नहीं रहती, लेकिन तुमने कभी बताया नहीं कि तुम वकालत पढ़ रही हो। शिवम ने शिकायत की। जी हुजूर, आपने कभी पूछा नहीं तो मैंने कभी बताया नहीं। ओहो, ये बात है। लेकिन अच्छा लगा तुमसे मिलकर। नकारात्मक जीवन में कुछ तो सकारात्मक हुआ। मैं कुछ समझी नहीं। जी कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा तो घर चलिए, घर चलकर चाय पीजिएगा और माँ से भी मिल लीजिएगा। जी फिर कभी, अब तो मुलाकात होती रहेगी। मैं यहीं बगल वाली धर्मशाला में ठहरा हूँ। ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ, माँ इंतजार कर रही होगी। लेकिन चाय पीने घर जरूर आना। जी जी बिल्कुल। अच्छा तो फिर मिलते हैं। ठीक है, नमस्ते। और इतना कहकर आरती घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में आरती चलते चली जा रही थी, लेकिन उसने महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो जिस जिस रास्ते से होकर जा रही है, वो भी वही वही आ रहा है। तब आरती ने अपने कदमों की चाल थोड़ी बढ़ा दी, लेकिन उसने पीछा नहीं छोड़ा। वो भी आरती के पीछे पीछे चला आ रहा था। अब आरती परेशान सी कि क्या करूं। अब आरती ने अपनी सैंडल उतारकर हाथों में ली और भागने लगी और सीधे घर के दरवाजे पर रुककर दम लिया और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। माँ दरवाजा खोलो, माँ दरवाजा खोलो। जानकी जी के पैर में चोट लगी थी, इसीलिए वो धीरे धीरे आंगन तक आई और दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही आरती जानकी जी पर चिल्ला पड़ी। इतनी देर लगती है दरवाजा खोलने में। अब क्या करे बेचारी, पैर में चोट जो लगी है दीदी, उस पीछा करने वाले शख्स ने कहा। दीदी? किसकी दीदी? मैं तुम्हारी कोई दीदी वीदी नहीं हूँ। और तुम हो कौन मुझे दीदी कहने वाले? लफंगे कहीं के, कब से मेरा पीछा कर रहे हो? माँ को देखकर दीदी कहने लगे। तुम वही चोर तो नहीं हो जो आजकल सुनसान गलियों में औरतों का पर्स चोरी करके भाग जाता है? पहले आप भीतर चलकर ठंडा पानी पिए और अपने गुस्से को ठंडा करें, फिर बैठकर बात करते हैं, वो शख्स बोला। लो भाई, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, ना तुम मुझे जानते हो और ना मैं तुम्हें, फिर भी गले पड़ रहे हो। मुंह उठाकर घर के भीतर ही चले आओगे क्या? वैसे कौन हो तुम? तुम हो कौन? आरती खींच पड़ी। जी मैं निखिल, इस घर का नया किराएदार। तुम्हें रखा किसने? आरती ने पूछा। माँ जी ने। बिना मेरी मर्जी के? क्यों माँ, ये सब क्या है? अरे दीदी भीतर चलो, सारा मुकदमा यहीं दरवाजे पर लड़ोगी क्या? थोड़े गुनहगार को भी अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका दो, निखिल बोला। ओ भाई साहब, तुम चुप रहो, मैं अपनी माँ से बात कर रही हूँ। कैसे रहती हैं माँ जी आप इनके साथ? निखिल ने जानकी जी से पूछा। अच्छा पहले भीतर आ जा, सब बताती हूँ, जानकी जी बोली। जानकी जी आरती को अंदर ले गई, साथ में निखिल भी सब्जियों का थैला लेकर भीतर घुसा और उसने दरवाजे की कुंडी लगा दी। उसे अंदर आता हुआ देखकर आरती बोली। ओ भाई साहब, भीतर कहाँ घुसे चले आ रहे हो? मैं यहाँ का किराएदार हूँ और कहाँ जाऊँ दीदी? फिर से दीदी? मुझे दीदी मत कहो। अच्छा अब तू चुप होगी, मेरी भी कुछ सुन ले, या खुद ही अपना हुक्म चलाती रहेगी? जानकी जी बोली। अच्छा बोलो माँ, क्या कहना चाहती हो? कुछ नहीं, बस इतना ही कि आज सब्जियां लेने बाजार गई थी, किसी गाड़ी ने आकर टक्कर मार दी, तभी इस लड़के ने आकर मुझे उठाया और पैर में मोच आ गई थी, इसीलिए घर छोड़ने आ गया। इसके पास रहने का ठिकाना नहीं था, तो मैंने कहा कि आंगन के उस ओर वाला भाग खाली पड़ा है, किसी भी कमरे में रह ले। बस इतनी सी बात है और तू राई का पहाड़ बना रही है, जानकी जी बोली। तो माँ, तुम किसी भी अनजान को अपने घर में रहने की जगह दे दोगी, और मैंने तुमसे बाजार जाने को मना किया था ना, फिर तुम क्यों गई बाजार?
तुम्हें कुछ हो जाता तो, उस गाड़ी की टक्कर तुम्हें जोर से लग जाती तो, तुम ना हर काम अपनी मर्जी से करती हो, मेरी कहाँ सुनती हो। आरती बोली, बेसहारा है बेचारा, और मेरी इतनी मदद की, मुझे तो नेक दिल लगा, इसीलिए घर में रहने के लिए कह दिया। जानकी जी बोली, अब मैं क्या कर सकती हूँ, जब तुमने इजाजत दे दी, और कल जो कुछ हो जाए तो मुझसे मत कहना, अभी मेरा मन और बहस करने का नहीं है, मैं हाथ मुंह धोने जा रही हूँ। ऐसा कहकर आरती ने अपना पर्स आंगन में पड़ी चारपाई पर पटका और बाथरूम में घुस गई। माँ जी बहुत खतरनाक है आपकी बेटी, निखिल बोला। चुप रह बेटा, सुन लोगी तो तेरी और मेरी आफत कर देगी। जानकी जी ने धीरे धीरे कुसुर पुसुर करके निखिल से कहा। बाथरूम से हाथ मुंह धोकर निकल कर बोली, हाँ माँ, आज मंदिर गई थी, ये रहा प्रसाद, लो तुम खा लो और अपने मेहमान को भी खिला दो। आरती ने परस से प्रसाद निकालते हुए कहा, अब तू लाई है तो तू ही दे दे, ज्यादा पुण्य मिलेगा। जानकी जी बोली, तुम कहती हो तो ठीक है। और आरती ने निखिल के पास जाकर निखिल को प्रसाद दिया और निखिल ने आरती के पैर छू लिए। हाँ हाँ, बस बस रहने दो, ये सब करने की जरूरत नहीं है, और तुम इस घर में रह सकते हो। आरती बोली, धन्यवाद दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रात हो चली थी, जानकी जी ने खाना तैयार कर लिया था। तब उन्होंने आरती और निखिल को खाने के लिए कहा। दोनों साथ में खाने खाने बैठे। तभी निखिल बोला, माँ जी आप खाना नहीं खाएगी, तुम दोनों खा लो, तुम दोनों के खाने के बाद खा लूंगी। जब मेरी माँ थी तो वो भी यही कहा करती थी, माँ, मेरे बड़े भैया और बापूजी हम सब एक साथ बैठकर खाना खाते थे। निखिल बोला, और अब सब कहाँ हैं? आरती ने पूछा। माँ, बाबूजी रहे नहीं और बड़े भैया गांव में रहते हैं। ऐसे ही दोनों बातें करते करते खाना खाते रहे। अब आरती निखिल से गुस्सा नहीं थी। उधर रेशमा उदास ही अपने बिस्तर पर बैठी थी। आज निखिल के घर जाने से उसे बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन क्या करे, उसकी वजह से निखिल का भविष्य खराब हो रहा था। और फिर शिवम भाईजान से किए हुए वादे का भी तो पूरा करना है। वो यही सोच रही थी कि सबाना ने आकर खाने के लिए पूछा, दीदी खाना बन गया है, खाना खा लीजिए। तू खा ले और ढककर टेबल पर रखकर जाके सो जा, जब मेरा मन करेगा तब खा लूंगी। अच्छा ठीक है दीदी। और इतना कहकर सबाना चली गई। तभी दरवाजे की घंटी बजी। रेशमा ने सबाना से कहा कि जरा देखना तो कौन है। सबाना ने दरवाजा खोला तो देखा रोहन सामने खड़ा था। दीदी, रोहन साहब है, सबाना कह दे कि अभी यहाँ से तशरीफ ले जाए, अभी मेरा मन उनसे बात करने का नहीं है। दीदी कह रही है कि अभी आपसे नहीं मिलना चाहती। सबाना ने रोहन से कहा, मैं भी देखता हूँ कि कैसे नहीं मिलना चाहती। रोहन ऐसा कहकर भीतर चला आया। रोहन को अंदर आता देखकर सबाना ने टोका भी कि आप कहाँ चले जा रहे हैं, लेकिन रोहन नहीं माना और रेशमा के पास जाकर बोला, मुझसे क्यों नहीं मिलना चाहती? आप यहाँ से तशरीफ ले जाए रोहन साहब, अब मेरा आपसे कोई वास्ता नहीं है। रेशमा ने जवाब दिया, लेकिन क्यों? निखिल के सामने तो बड़ा प्यार जताया जा रहा था। वो तो मैं निखिल को दिखाने के लिए नाटक कर रही थी कि वो यहाँ से चला जाए। नाटक नाटक तो तुम बहुत अच्छा कर लेती हो। अब मैं तुम्हें असली ड्रामा दिखाऊंगा, रुक जाओ, मेरा भी वक्त आएगा। और इतना कहकर रोहन रेशमा के घर से चला आया। उधर गांव में गोरी सूख कर कांटा हो चली। चेहरे की सारी रंगत न जाने कहाँ गई। उसकी हंसी, उसकी मुस्कुराहट तो जैसे खो सी गई है। अब तो वो बाहर भी नहीं निकलती, बस काम ही करती रहती है कि व्यस्त रहे। वो इसलिए कि निखिल की उसे याद ना आए। उसकी ऐसी दशा देखकर मनोहर जी उदास हो उठते हैं। और उसकी माँ सुनैना भी हमेशा मनोहर जी से कहती रहती है कि ना जाने हमारी गोरी को क्या हो गया। विश्वास नहीं होता कि ये वही गोरी है जो निखिल के साथ इस डाल से उस डाल और उस डाल से इस डाल फुदकती रहती थी। कितना खुश रहते थे दोनों एक दूसरे के साथ। लेकिन जब से निखिल गया है, हमारी गोरी की तो जैसे हंसी ही चली गई है। हाँ सुनैना, मैं भी तो वही सोच रहा था। मुझसे भी गोरी का दुख नहीं देखा जाता। काश निखिल फिर से गांव लौट आए और फिर से सब कुछ पहले की तरह अच्छा हो जाए। मनोहर जी बोले, हाँ गोरी के बाबू, मैं भी यही चाहती हूँ।
और शिवम भी जब से गया है उसकी भी कोई खबर नहीं आई। न जाने उसे निखिल मिला कि नहीं। क्या हाल चाल है? मैं तो कहती हूँ तुम शहर क्यों नहीं चले जाते? शहर जाकर पता करो कि दोनों कहाँ हैं। सुनैना बोली। लगता है तुम सही कह रही हो सुनैना, यही करता हूँ। अभी त्योहारों का समय है तो दुकानदारी ठीक से चल रही है। अभी दुकान छोड़कर जा नहीं सकता, लेकिन कुछ दिन के बाद कोशिश करता हूँ शहर जाने की। हाँ, यही सही रहेगा। आखिर वो दोनों तुम्हारे पुराने मित्र के बच्चे हैं। इतना फर्ज तो तुम निभा ही सकते हो। सही कह रही हो सुनैना, आखिर इंसानियत भी तो कुछ होती है। वही तो मैं भी कह रही हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं शहर जाने के विषय में कुछ करता हूँ। इसी तरह मनोहर जी और सुनैना जी के बीच बातें चलती रही। शिवम शहर के मशहूर ज्वेलर्स सेठ चंपकलाल के यहाँ का मुनीम का काम करने लगा, क्योंकि उसे दुकानदारी का बहुत तजुर्बा था। वो ग्राहक को कभी खाली हाथ नहीं लौटने देता था, जिससे चंपकलाल सेठ उससे बहुत खुश रहते थे। शिवम ईमानदार भी था और वो किसी भी नौकर को बेईमानी नहीं करने देता था। चंपकलाल सेठ की शहर के सबसे बड़े अमीरों में गिनती हुआ करती थी। उनके पास न बंगलों की कमी थी, न मोटरों की कमी थी और न जायदाद की कमी थी, लेकिन वो अपने बेटे से बहुत दुखी थे। इकलौता लड़का था, बड़ी मन्नतें मानने पर 5 लड़कियों के बाद हुआ था। उसे सेठ जी और उनकी पत्नी ने इतना प्यार और दुलार दिया कि वो इतना बिगड़ गया कि फिर ना संभला। स्कूल की पढ़ाई तो उसने पूरी की, लेकिन कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। उसके दिन और रातें दिन भर तवायफों के कोठे और शराब खाने में गुजरने लगी। उसे बिगड़ता हुआ देखकर सेठानी बोली कि इसकी शादी कर देते हैं, शायद जिम्मेदारियां का बोझ पड़ने पर सुधर जाए, लेकिन ऐसा ना हुआ। अब तो शादी के बाद और भी बिगड़ गया। पत्नी पर भी हाथ उठाता और शराब पीकर उससे भी गाली गलौज करता। बस इसी कारण सेठ जी उदास रहते हैं। लेकिन आज वो बहुत ही खुश नजर आ रहे थे और शिवम के पास आकर बोले, ये लो शिवम न्योता। लेकिन किस खुशी में सेठ जी? पोता हुआ है, उसी का नामकरण है। कल हमारे बंगले पर भव्य समारोह है, कम से कम आधे से ज्यादा शहर निमंत्रित है। सेठ जी बोले। बहुत बढ़िया, बधाई हो सेठ जी। शिवम बोला, ऐसे नहीं भाई, कल शाम को घर आना होगा, सेठ चंपकलाल ने कहा। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। और दूसरे दिन शिवम ने बच्चे के लिए एक अच्छा सा उपहार खरीदा और सेठ जी के बंगले पहुंच गया। सेठ जी ने शिवम को सबसे मिलवाया, लेकिन उनका बेटा शराब के नशे में धुत सोफे पर बेहोश सा पड़ा था। तभी सेठ जी ने अपनी बहू को बुलाया और सेठ जी की बहू को देखकर शिवम सन्न रह गया। ये और कोई नहीं, छाया थी, जिसने कभी उससे शादी के लिए मना कर दिया था, क्योंकि उसके पास ना दौलत थी और ना शोहरत। लेकिन उसने शिवम के अच्छे दिल को अनदेखा कर दिया था। छाया भी हतप्रभ थी शिवम को देखकर। दोनों ने कुछ देर बातें की, एक दूसरे का हालचाल पूछा। कैसी हो? जैसा एक स्वार्थी इंसान को होना चाहिए था। मुझे दौलत और शोहरत भी मिली, लेकिन प्यार नहीं। और वो मिल भी कैसे सकता था, क्योंकि किसी सच्चे इंसान का प्यार जो ठुकराया था मैंने, उसकी सजा तो मुझे मिलनी चाहिए थी। तुम बताओ कि कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, माँ बाबूजी रहे नहीं, इसीलिए शहर आकर तुम्हारी दुकान में मुनीमगिरी कर रहा हूँ। छाया और शिवम के बीच ऐसे ही औपचारिक सी बातें होती रही। फिर कुछ देर बाद शिवम खाना खाकर धर्मशाला चला आया। बिस्तर पर लेटकर शिवम छाया के बारे में सोचने लगा कि वो कितना चाहता था छाया को, कितना विश्वास था उसे छाया पर, लेकिन छाया ने केवल दौलत और शोहरत के लिए उसका प्यार ठुकरा दिया। और यही सोचते सोचते शिवम को नींद आ गई। रात हो चली थी, लेकिन जानकी जी और निखिल की बातें खत्म ही नहीं हो रही थी। और उधर आरती अपने कमरे में रखी टेबल कुर्सी पर बैठकर अपने कुछ कागजात देख रही थी। तभी आरती बोली, माँ अब क्या रात भर अपने मेहमान के साथ बैठी बातें करती रहोगी? सोना नहीं है क्या? अब क्या करूं, तू तो दिन भर बाहर रहती है और मैं यहाँ लोगों से बात करने को तरस जाती हूँ। बहुत दिनों के बाद कोई मिला है, आज तो जरा सी जी भर कर बातें कर लेने दे। और तू मत सोना, मैं अभी तेरे लिए दूध लेकर आती हूँ। जानकी जी बोली, अच्छा ठीक है माँ।
और जानकी जी दूध का गिलास लेकर आरती के पास पहुंची। आरती का मन लेते हुए बोली, क्यों बिटिया, उसे सोने के लिए एक दरी दे देती हूँ, फर्श पर बिछाकर सो जाएगा। एक तो उसे रहने की जगह दे दी, ऊपर से खाना भी यहीं खाएगा। इतना कर दिया काफी है। कैसी बातें करती हो माँ, संदूक में इतने रजाई गद्दे भरे पड़े हैं, एक दे दो। और फर्श पर क्यों सोएगा बेचारा, आंगन में जो चारपाई पड़ी है उससे कह दो उठाकर अपने कमरे में डाल ले, और जो टेबल फैन फालतू रखा है उसे उठाकर भी अपने कमरे में ले जाए, और जो छोटी सी चारपाई रखी है उसे आंगन में डाल दे। और माँ, तुम्हें उसका खाना क्यों अखर रहा है, बेचारे की खुराक ही कितनी है, तुम इतना दान करती हो, उसे खिलाकर ये समझना कि तुमने दान कर दिया। आरती बोली, मैं तेरे मुंह से यही तो सुनना चाहती थी, जानकी जी मन में सोचा। आरती ने आवाज देकर निखिल को बुलाया, निखिल निखिल जरा इधर तो आना। जी दीदी, क्यों बुलाया मुझे। माँ, इसे उस कमरे में रखे संदूक में से बिस्तर दे दो, और टेबल फैन भी दिखा दो, ले जाएगा खुद ब खुद उठाकर, यहाँ कोई इनके नौकर नहीं लगे हैं। आजा बेटा, अपने सोने के लिए बिस्तर उठा ले और पंखा भी ले जा, और जो आंगन वाली चारपाई है उठाकर अपने कमरे में डाल ले। ठीक है माँ जी, धन्यवाद दीदी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, अब जाओ यहाँ से, अब क्या सर पर ही खड़े रहोगे। आरती बोली, और निखिल संदूक से बिस्तर निकालने चला गया जानकी जी के साथ। और जानकी जी कमरे में पहुंचकर निखिल से बोली, बेटा, मेरी बेटी दिल की बुरी नहीं है, हालातों ने उसे गुस्सेल और चिड़चिड़ा बना दिया है। जब ये बहुत छोटी थी तो इसके पिताजी बहुत ही कम उम्र में बीमारी से चल बसे थे। मैं घर की सबसे छोटी बहू थी, मुझसे बड़े दो जेठ थे जिन्होंने हमारे हिस्से की बहुत सी जमीन जायदाद हथिया ली। मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, इसीलिए उन लोगों ने इस बात का फायदा उठाकर सब अपने नाम कर लिया, पुरखों की दोनों हवेलियां अपने नाम कर ली। गांव का एक छोटा सा घर और जमीन का एक छोटा सा हिस्सा ही हमारे हाथ आया। ये शहर वाला मकान मेरे नाम था, इसीलिए वो लोग इसे नहीं ले पाए। ऐसी हालात होने पर भी मैंने आरती का स्कूल नहीं छुड़वाया। हालात देखकर उसने भी पढ़ाई जारी रखी और ठान लिया कि वकील बनेगी ताकि लोगों को न्याय दिलवा सके। इसीलिए अपनों से और समाज से लड़ते लड़ते बेचारी का स्वभाव ऐसा हो गया है। एक लड़की के लिए समाज का सामना कर पाना बहुत मुश्किल होता है। सही कह रही है माँ जी आप। अच्छा बेटा जाओ, अब आराम करो, सुबह बातें करेंगे। ठीक है माँ जी, अब मैं जाता हूँ। और इतना कहकर निखिल ने अपना बिस्तर बिछाया और लेट गया, और मन में ये सोचने लगा कि कितना अच्छा परिवार है, कितना अच्छा हो कि आरती दीदी मेरी भाभी बन जाए। और यही सोचते सोचते निखिल सपनों की दुनिया में खो गया। सुबह हुई, सूरज की पहली किरण के साथ ही जानकी जी उठकर साफ सफाई में लग गई। सबसे पहले वो द्वार पर झाड़ू लगाकर उसे धोती हैं। द्वार को साफ करने के बाद वो इतने बड़े आंगन में झाड़ू लगाती हैं। आंगन में कूड़ा इसलिए ज्यादा फैलता है क्योंकि आंगन में आम का पेड़ और कुछ और भी पौधे हैं जिनकी पत्तियां झड़ती है। निखिल ने उन्हें झाड़ू लगाते हुए सुना तो बाहर आकर बोला, लाइए माँ जी, ये काम मैं कर देता हूँ, तब तक आप कुछ और कर लीजिए, वैसे भी आपके पैर में मोच आई है। ना बेटा, मैं कर लूंगी, तुम जाओ। ठीक है, तो मुझे और कुछ बता दीजिए, मैं कर लेता हूँ। अरे मैं सब कर लूंगी, मुझे आदत है, और मोच अब ठीक है। सब काम निपटाकर जानकी जी ने चूल्हे को जलाकर उबलने के लिए आलू चढ़ाए और निखिल से बोली, मैं नहाने जा रही हूँ, जरा देख लेना। ठीक है माँ जी। तब तक आरती भी अपने कमरे से निकल कर आई और निखिल से बोली, मैं पड़ोस वाली चाची के से दूध लेने जा रही हूँ। दूध लेकर आरती लौटी और दूध गर्म कर सबके लिए चाय बनाई। तब तक जानकी जी भी नहाकर आ गई थी। उन्होंने सूर्य देवता को जल चढ़ाया और तुलसी चोरे की पूजा करके चाय पीने बैठ गई। तब तक आलू भी उबल गए थे और निखिल ने उबले हुए आलू निकालकर अलग दस्तरी में रख लिए। माँ, क्या आज आलू के पराठे बना रही हो नाश्ते में? आरती ने पूछा। सोच तो यही रही हूँ माँ, आज जल्दी नहीं है, मैं आराम से 8 बजे नहीं 10 बजे जाऊंगी, क्योंकि आज दफ्तर नहीं जा रही। दफ्तर नहीं जाना तो फिर कहाँ जाना है? एक गरीब औरत है, उसके ससुराल वालों ने सब छीन लिया है और उसके पति को के साथ घर से निकाल दिया है। अभी मायके में रह रही है। उसके पास केस लड़ने के लिए भी पैसे नहीं है। कोई भी वकील उसका केस लेने को तैयार नहीं है। तो मेरे सर ने कहा कि तुम अब इस काबिल हो गई हो कि केस लड़ सकती हो, इसी बहाने तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी।
और मुझे पता भी चल जाएगा कि मैं तुम्हें कितना सिखा पाया हूँ। इसीलिए मुझे उसी औरत से मिलने जाना है। मैंने रामदीन चाचा को कल बोल दिया था कि अपना ऑटो लेकर 10 बजे आ जाइएगा। अच्छा ठीक है, लेकिन बिटिया इस बेचारे को भी काम दिलवा दे। अरे हाँ, सही कहा, रामदीन चाचा के साथ चले जाना, वो तुम्हें कोई ना कोई काम जरूर दिलवा देंगे। ठीक है, तो मैं भी तैयार होकर आपके साथ चलता हूँ, निखिल बोला। अच्छा ठीक है, चलो। जानकी जी ने जल्दी से गर्मा गर्म आलू के पराठे सेकने लगी। तब तक आरती और निखिल भी तैयार होकर नाश्ता करने बैठे। पराठे खाकर निखिल को गांव की याद आ गई। उसका मन उदास सा हो गया, लेकिन वो चुपचाप पराठे खाने लगा। तभी जानकी जी बोली, और दो बेटा। ना माँ जी, बस पेट भर गया। अच्छा एक ले ले, छोटा सा। देख इसे कितना सारा आलू भरकर बनाया है। नहीं, रहने दीजिए। अरे ले लो ना, क्यों भाव खा रहे हो। अच्छा चलो, आधा आधा ले लेते हैं, आरती बोली। ठीक है दीदी। और दोनों ने केक खाकर उठने के बाद जानकी जी भी खाने बैठ गई। दोनों तैयार होकर आंगन की चारपाई पर बैठे ही थे, कितने में रामदीन चाचा ने दरवाजे से आवाज दी। तैयार हो गई बिटिया। हाँ चाचा, अभी आई। और दोनों दरवाजा खोलकर बाहर आकर ऑटो में बैठे ही थे कि रामदीन चाचा ने पूछा, तुम कौन हो साहब। तभी आरती बोल पड़ी, मेरा भाई है चाचा, अभी कल ही शहर आया है नौकरी की तलाश में। अगर आप इसे कोई नौकरी दिलवा सके तो। बरखुरदार, आप नौकरी की तलाश में आए हैं, कोशिश करते हैं आपके लिए नौकरी ढूंढने की, रामदीन चाचा बोले। और बातों ही बातों में जिससे मिलने आई थी वहां पहुंच गई और ऑटो से उतरकर बोली, चाचा अब आप जाइए, मैं दूसरा लेकर चली जाऊंगी। तो ठीक है, आज हम इन बरखुरदार को अपने साथ ऑटो में बैठाकर शहर दिखा देते हैं। ये गांव से आए हैं तो इन्होंने शहर तो देखा ना होगा। रामदीन चाचा बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं, आरती बोली। और रामदीन चाचा ने निखिल को ऑटो में बैठाकर शहर घुमाते घुमाते न जाने कितनी बातें की। अब क्या बताए, जवानी में एक रईस घराने की लड़की से इश्क हो गया। न रात को सुकून न दिन को आराम। किताबें बेच बेच कर हम उनकी ख्वाहिशें पूरी करने लगे। लेकिन जिस दिन बाबूजी के कानों तक ये बात पहुंची, उसके दूसरे ही दिन बाबूजी ने अपनी किसी खास दोस्त की लड़की के साथ हमारी शादी करवा दी और हमारा इस परवान चढ़ने से पहले ही दफन हो गया। निखिल भी रामदीन चाचा की बातों का बहुत ही आनंद उठा रहा था। उसे अच्छा लग रहा था कि आज उसे लग रहा था कि वो कैसे भंवर जाल में फंस गया था। लोग ऐसे होते हैं जिनके बीच अभी वो रह रहा है, वो दुनिया तो नकली थी, छलावा थी। लेकिन उसने मन में सोचा कि एक बार तो रेशमा से जरूर पूछेगा कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। रामदीन चाचा ऐसे ही अपने तजुर्बे को निखिल से बताते चले जा रहे थे और निखिल उनकी बातों को चटकारे लेकर के सुन रहा था। ऑटो भी अपनी रफ्तार से सड़क पर दौड़ता चला जा रहा था। तभी निखिल को एक विचार आया और उसने रामदीन चाचा से पूछा, रामदीन चाचा, अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। हाँ कहो। अगर आप मुझे कोई ऑटो किराए पर चलाने को दिला दो। ना बाबूजी, आरती बिटिया ना जाने क्या कहेगी हमें। वो कुछ ना कहेगी, मेरे पास कोई भी काम नहीं अभी, तब तक मैं ऑटो चला लेता हूँ। और मैं उनका भाई नहीं, किराएदार हूँ, मेरे पास अभी एक भी पैसे नहीं हैं। अच्छा तो ये बात है, लेकिन तुम तो पढ़े लिखे लगते हो, इस तरह सड़कों पर ऑटो चलाते तुम्हें शर्म महसूस नहीं होगी। शर्म कैसी चाचा, काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, बेशर्ते जिम्मेदारी और ईमानदारी से किया जाए। कह तो तुम सही रहे हो, लेकिन एक बार और सोच लो। सोच लिया चाचा, किराए के पैसे भी नहीं है चुकाने के लिए। कल माँ जी ने सब्जी लाने को कहा था तो उन्हीं ने पैसे दिए, बहुत शर्म महसूस हुई थी। तो बरखुरदार, हमें तो कोई ऐतराज नहीं है, आप कल से ये काम शुरू कर सकते हैं। चलिए आपको अपना गरीब खाना दिखा देते हैं, कल आकर ऑटो ले जाइएगा। ठीक है तो चलिए, इसी बहाने चाची जी से भी मुलाकात हो जाएगी। निखिल रामदीन चाचा के घर पहुंच गया और ऑटो के बारे में भी सब जान लिया। चाची से भी मुलाकात करके घर लौट आया, क्योंकि रामदीन चाचा का घर आरती के घर के नजदीक था।
घर का दरवाजा खटखटाया। आरती ने दरवाजा खोला। तब तक आरती भी घर लौट आई थी। उस औरत से मुलाकात करके निखिल को खुश देखकर पूछ ही बैठी, क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रही हो। हाँ दीदी, काम जो मिल गया है। अच्छा, अब तो बहुत बढ़िया हुआ। क्या काम है और कौन सी जगह? जी, रामदीन चाचा का दूसरा ऑटो खाली पड़ा था, तो उसे चलाने के लिए उन्होंने इजाज़त दे दी है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, ऑटो चलाओगे? तुम्हारे घर वालों को पता चलेगा तो कैसा लगेगा उन्हें? आरती बोली, क्या बुराई है ऑटो चलाने में? मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है, कहाँ से लाऊं पैसे? नौकरी भी इतनी जल्दी मिलने वाली नहीं है। ना पढ़ाई जो अधूरी छोड़ दी। मेरी अय्याशियों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। घर वालों को भी धोखे में रखा। देवता समान बड़े भाई को धोखा दिया। अब इतनी भी हिम्मत नहीं रह गई मुझ में कि मैं उनसे आंखें मिला सकूं। निखिल ये कहते कहते रो पड़ा। रहने देना बिटिया, किसी के जख्मों को नहीं कुरेदा करते। कर गया होगा नादानी में गलती, अब उसका पश्चाताप करना चाहता है तो करने देना। मैं और तुम कौन होते हैं उसे रास्ता दिखाने वाले? अब वो खुद ही सुधरना चाहता है तो सुधरने दे। जानकी जी बोली, ठीक है, लेकिन बहुत मेहनत का काम है और इन जनाब की शकल से तो नहीं लगता कि इन्होंने कभी भी मेहनत की है। आरती बोली, अच्छा चल छोड़ बिटिया, जा निखिल बेटा हाथ मुंह धो ले, तब तक मैं सबके लिए चाय बनाती हूँ। जानकी जी बोली, सबने बैठकर चाय पी। माँ, क्या बना रही हो खाने में? आरती ने पूछा। छोले पूरी बना रही हूँ और साथ में रायता भी। ठीक है माँ। अरे वाह माँ जी, छोले पूरी और साथ में रायता भी। अपने कमरे से आते हुए निखिल ने कहा। तुम्हें पसंद है? जानकी जी ने पूछा। हाँ माँ जी, मेरी माँ बनाया करती थी, और गौरी भी। ये गौरी कौन है? आरती ने पूछा। मेरे पड़ोस वाले काका की बेटी है। अच्छा अच्छा, लगता है तुम्हें गांव की बहुत याद आती है। वैसे तुम्हारे गांव का नाम क्या है? जी दीदी, माधवपुर। क्या कहा, माधवपुर? मैं तो वहाँ गई हूँ, मेरे बुआ फूफा जी का गांव है, वो वहाँ के जमींदार हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप मेरे गांव जा चुकी हैं। अच्छा ये बताओ, क्या तुम शिवम बाबू को जानते हो? इसके गांव में किराने की दुकान है, बहुत बड़ी दुकान है उनकी, बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, कभी एक पैसा फालतू नहीं लेते। आरती बोली, जी जानता तो हूँ। क्या आप मिली है उनसे? हाँ, पहली बार मेरी मुलाकात उनसे रेलगाड़ी में हुई थी। तब मुझे लगा कि बहुत ही रूखे व्यवहार के व्यक्ति हैं, लेकिन उस समय वो किसी बात को लेकर बहुत परेशान थे। फिर एक दो बार गांव में मुलाकात हुई, लेकिन अभी कल शाम को उनसे मेरी मुलाकात वैष्णो देवी मंदिर में हुई। उन्होंने कहा कि वो कुछ दिनों से वैष्णो देवी मंदिर की धर्मशाला में रह रही है, लेकिन वजह नहीं बताई। आरती बोली, अच्छा तो वो अब शहर आ गए हैं? निखिल बोला, अच्छा बिटिया, तुम दोनों की बातें खत्म हो गई हो तो झटपट मसाला पीस दे, छोले बस होने वाले हैं और अंधेरा भी तो हो चला है। जानकी जी बोली, ठीक है माँ, मैं तो भूल ही गई थी। और आरती फौरन मसाला पीसने में लग गई। निखिल अब कुछ देर अकेले रहना चाहता था, इसलिए अपने कमरे में चला गया और बिस्तर पर लेटकर अपने मन में सोचने लगा कि भैया दुकानदारी छोड़कर केवल मेरे लिए मुझे ढूंढते हुए शहर आ पहुंचे। मैंने उनका कितना अपमान किया, आज तक कोई परवाह नहीं की, और वो मेरी कितनी चिंता करते हैं। अब मैं उनसे किस मुंह से माफी मांगने जाऊं? और यही सोचते सोचते निखिल की आंखें गीली हो गई। तभी जानकी जी ने निखिल को पुकारा, बेटा निखिल, जरा इधर तो आ। अभी आया माँ जी। निखिल इतना कहकर बाहर पहुंचा और जानकी जी से पूछा, जी माँ जी, कहिए क्या बात है? कुछ नहीं बेटा, बस वो घी का मर्तबान सबसे ऊपर वाली अलमारी में रखा है, लगता है रखते हुए थोड़ा पीछे की ओर खिसक गया। हम दोनों का हाथ नहीं पहुंच रहा, जरा निकाल देना। जी माँ जी, बताइए तो कहाँ रखा है? और जानकी जी निखिल को भंडार गृह में ले गई। निखिल ने घी का मर्तबान निकाल दिया और बाहर आंगन में आकर गुमसुम सा बैठ गया। जानकी जी ने कुछ देर में ही छोले में देसी घी का तड़का लगाया और दोनों की थाली लगाकर गर्मा गर्म पूरियां बनाकर परोस कर बोली, चलो भाई दोनों खाना खाने बैठो। और दोनों खाना खाने बैठ गए। तभी आरती बोली, क्या हुआ निखिल, देख रही हूँ जब से गांव के बारे में बताया है थोड़े परेशान नजर आ रहे हैं। ना दीदी, ऐसा कुछ नहीं है। इतना कहकर निखिल चुपचाप खाना खाने लगा। खाना खाकर बिस्तर पर लेटकर सोचने लगा कि क्यों ना मैं कल भैया से मिलने धर्मशाला चला जाऊं। लेकिन क्या भैया मुझे माफ करेंगे?
और अगर मुझसे नाराज होते तो शहर क्यों चले आते, सब कुछ छोड़कर। इसका मतलब है कि उन्होंने मुझे माफ कर दिया, तभी तो शहर आई है। तो कल भैया से मिल ही आता हूँ। निखिल यही सोचते सोचते सो गया। सुबह हुई। आज निखिल जल्दी उठा। उसने ही आज सबके लिए चाय बनाई और सबके लिए हलवा बनाया। फिर शायद तैयार होकर नाश्ता किया। जानकी जी और आरती से आशीर्वाद लेकर रामदीन चाचा के यहाँ पहुँच गया और ऑटो लेकर रामदीन चाचा से इजाजत लेकर निकल पड़ा शहर की ओर। दिन भर उसने शहर में बहुत सी सवारियों को मंजिल तक पहुंचाया और काफी कमाई भी कर ली। अब उसने सोचा कि भैया से मिलकर आता हूँ, और वो धर्मशाला की ओर शिवम से मिलने चल पड़ा। धर्मशाला पहुंचकर उसने लोगों से पूछा कि शिवम कहाँ रहता है। वहाँ मौजूद लोगों ने बता भी दिया कि वो इस कमरे में रहता है। निखिल बहुत देर तक शिवम का इंतजार करता रहा, लेकिन आज शिवम को सराफा बाजार से लौटने में देर हो गई थी। दुकान में सेठ जी ने कह दिया कि मुनीम जी, आज महीने का आखिरी दिन है, सारा हिसाब किताब जोड़ कर जाइए। इसीलिए शिवम को दुकान से आने में देरी हो गई। उधर निखिल को भी घर जाने में देरी हो रही थी। उसे लग रहा था कि माँ जी और दीदी उसका इंतजार कर रही होगी। आज पहला दिन है तो और चिंता में होगी। मैं अब और नहीं रुक सकता, कल फिर से आ जाऊंगा। और धर्मशाला के एक व्यक्ति को अपना संदेश देकर वो चला आया। उधर शिवम जब दुकान से लौटा तो उस व्यक्ति ने कहा कि कोई आपसे मिलने आया था, आपने आज देर कर दी, आपका इंतजार करते करते चला गया। शिवम ने उस व्यक्ति से पूछा कि कौन था वो। उसने अपना कोई नाम बताया। जी हाँ, कह रहा था कि उसका नाम निखिल है, लेकिन पता नहीं बताया। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया। शिवम को ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि उससे मिलने निखिल आया था। आखिर उसे अपने भाई की याद आ ही गई। और कैसे न मेरी याद आती, सगा भाई जो है मेरा। शिवम इतना खुश था कि इतना थका हुआ होने के बावजूद भी रात के खाने में उसने खीर पूरी बनाई और रात को आज बहुत दिनों बाद चैन की नींद सोने वाला था वो। लेकिन पगले ने अपना पता ठिकाना दे दिया होता तो ढूंढने में आसानी रहती। फिर भी मैं बहुत खुश हूँ कि वो मुझे ढूंढते हुए यहाँ आ पहुँचा। शिवम ये सोचते सोचते कब सपनों में खो गया, उसे पता ही नहीं चला। उधर निखिल को भी घर पहुंचने में थोड़ी देर हो गई थी। अंधेरा भी हो गया था। उसने दरवाजा खटखटाया। आरती ने दरवाजा खोलते ही पूछा, बहुत देर कर दी निखिल, माँ परेशान हो रही थी। हाँ दीदी, किसी से मिलने चला गया था। मैं उनका इंतजार करता रहा, लेकिन वो समय से अपने काम से नहीं लौट पाए और मैं उनसे मिले बिना ही वापस आ गया। निखिल ने आरती को जवाब दिया। कौन है वो? मेरे गांव के हैं। अच्छा ठीक है, सुबह खबर तो करके जाते कि उनसे मिलने जा रहे हो, तो माँ परेशान ना होती। निखिल के पहुंचने तक जानकी जी खाना तैयार कर चुकी थी। उन्होंने निखिल को देखते ही कहा, आ गया बेटा, चल जा हाथ मुंह धो ले, मैं खाना परोसती हूँ। ठीक है माँ जी। और इतना कहकर निखिल हाथ मुंह धोने चला गया। वापस आकर खाना खाने बैठ गया। खाते खाते जानकी जी ने निखिल से पूछा, जिनसे मिलने गए थे वो तुम्हारे रिश्तेदार है? हाँ माँ जी, बहुत करीबी है वो मेरे, कोई लड़की तो नहीं? आरती ने निखिल को छेड़ते हुए कहा। ना दीदी, ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरे बड़े भाई समान है। मैंने कभी उनका बहुत दिल दुखाया था, उसी की माफ़ी मांगने गया था उनके पास, लेकिन मेरा जाना फिजूल हो गया, वो मुझे मिले ही नहीं। दिल छोटा ना करो बेटा, तुम्हारा इरादा नेक है तो वो तुम्हें जरूर मिलेंगे। और चिंता करते हुए खाना नहीं खाया करते, तन में नहीं लगता। जी माँ जी, मैं चिंता नहीं कर रहा, लेकिन मिल जाते तो मन से बहुत बड़ा बोझ हट जाता। और ऐसे ही खाने के साथ साथ सबकी बातचीत चलती रही। और ऐसे ही निखिल को ऑटो चलाते हुए काफी दिन बीत गए, लेकिन वो उस दिन के बाद चाहते हुए भी शिवम से मिलने ना जा पाया, क्योंकि शाम के समय दो तीन लोगों ने उसके ऑटो को ऑफिस से घर जाने के लिए लगा रखा था। इसीलिए शाम को उस काम से लौटने पर देर हो जाती थी। इसीलिए वो शिवम से मिलने नहीं जा पा रहा था। और दोपहर के समय उसे फुर्सत होती तो उस समय शिवम सराफा बाजार में रहता। इधर माधापुर गांव में एक दिन सुनैना ने अपने पति मनोहर जी से कहा कि क्यों जी, अब तो तुम्हें दुकानदारी से फुर्सत हो गई है, तो शहर जाकर दोनों बच्चों का हाल चाल ले आते। और गोरी की भी तबीयत ठीक सी नहीं रहती, मारे चिंता के घुली जाती है, तो इसे भी शहर के डॉक्टर को दिखा देते।
पता तो चले आखिर इसे क्या तकलीफ है। वैसे इसकी सबसे बड़ी तकलीफ तो निखिल है, उसके ही कारण इसका ऐसा हाल हुआ है। शायद निखिल से मिले तो ठीक हो जाए। हाँ भाग्यवान, तुम एकदम सही कहती हो। कल ही शहर जाने का बंदोबस्त करता हूँ और तुम भी संग चलो, शानी बिटिया है और शहर का मामला है। औरत जाति औरत को भली प्रकार समझ सकती है। कुछ ही दिनों की तो बात है, इसी बहाने तुम भी शहर घूम लेना और तुम्हें मैं वहाँ का क्रीम पाउडर और लाली भी दिलवा दूंगा, जिसे लगाकर तुम बिल्कुल मैम लगोगी। मैम, मनोहर जी ने सुनैना से ठिठोली करते हुए कहा। अरे हटो जी, बुढ़ापे में तुम भी सटिया गए ना। जाने कैसी बातें करती है। ये क्या मेरी कोई उम्र है क्रीम पाउडर लगाने की? अरे तुम तो अब भी मेरे लिए वही 16 साल वाली सुनैना हो जैसे शादी के समय थी। चलो हटो जी, अपना काम करो। आज क्या लेकर बैठ गए? बुढ़ोती समय तुम्हें भी न जाने कौन कौन सा शौक चल रहा है। ये रसियापना छोड़ो और जाकर हम तीनों के शहर जाने का बंदोबस्त करो। तब तक मैं बोरिया बिस्तर बांधने का काम करती हूँ। हाँ भाई, जाता हूँ जाता हूँ। सब समय समय की बात है। कभी ऐसा समय था कि तुम मेरे बिन एक दिन भी ना रह पाती थी और आज ऐसा कहती हो। तभी गोरी कुएं से पानी भर के वापस आ गई थी। गोरी को देखकर मनोहर जी बोले, अच्छा तो मैं इंतजाम करके आता हूँ। ठीक है, सुनैना बोली। माँ, बाबूजी किस चीज का इंतजाम करने जा रहे हैं? गौरी ने पूछा। टिकट का इंतजाम करने। अच्छा, तो बाबूजी शहर जा रहे हैं? ना बिटिया, हम सब शहर जा रहे हैं, सुनैना बोली। ये सुनकर गौरी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और मुस्कुराते हुए वो भीतर चली गई। दूसरे दिन ही दोपहर की गाड़ी से सब शहर की ओर रवाना हो चले। मनोहर जी ने सीटें पहले से ही आरक्षित करवा ली थी, इसीलिए सफर में असुविधा नहीं हुई। मनोहर जी को सब पता था, क्योंकि वो अक्सर शहर आते जाते रहते थे। रात भर के सफर के बाद रेलगाड़ी दूसरे दिन सुबह 11 बजे शहर के रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई। मनोहर जी परिवार सहित रेलगाड़ी से सामान लेकर उतरे। प्लेटफॉर्म से बाहर आकर एक जगह बैठाकर गौरी और सुनैना से रुकने को कहा और बोले कि तुम दोनों यहीं बैठो, मैं ऑटो तय करके आता हूँ। और हाँ, जरा सामान देखना। इतना कहकर मनोहर जी थोड़ा और बाहर आए और ऑटो ढूंढने लगे। और वहीं पर निखिल भी अपना ऑटो लेकर अन्य ऑटो वालों के साथ कतार में खड़ा किया। मनोहर जी ने निखिल को देखा और पहचान लिया। अरे निखिल बेटा, तुम, और ये सब क्या है? मनोहर जी ने निखिल से पूछा। जी, अपनी करनी का फल भुगत रहा हूँ और सबका बहुत दिल दुखाया है, उसी का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। इसीलिए जो काम मिला है वही कर लिया और आपको मेरी वजह से शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। मैं इसी लायक हूँ। बहुत दिल दुखाया है मैंने आप सबका। ना पढ़ाई छोड़ता और ना ये दिन देखना पड़ता। निखिल ने मनोहर जी से कहा। अरे बेटा, जो हुआ सो हुआ, मिट्टी डालो। ये अच्छा हुआ कि तुम्हें समय रहते अकल आ गई और तुम सही राह पर आ गए, मनोहर जी बोले। और सब कैसे है घर में? निखिल ने पूछा। सब ठीक है बेटा, सब यही है, मेरे साथ ही आए हैं, मनोहर जी बोले। और गौरी भी आई है? हाँ, वो भी आई है। और शिवम कैसा है? मनोहर जी ने पूछा। जी, मैं नहीं मिला उनसे। एक बार गया था उनके पास, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। क्या कहा? एक जगह रहकर भी दोनों भाई आपस में अभी तक नहीं मिले, मनोहर जी बोले। अच्छा, बाकी बातें बाद में कर लेंगे, पहले आप सुनैना काकी और गौरी को ले आइए, निखिल ने मनोहर जी से कहा। ठीक है। और इतना कहकर मनोहर जी ने सुनैना और गौरी के पास पहुंचकर निखिल का सारा हाल कह सुनाया। दोनों थोड़ी दुखी भी हुई, लेकिन खुश भी थी कि निखिल अब सुधर गया है। गौरी ने निखिल को देखा और खुशी से उसकी आंखें भर आई, लेकिन निखिल मारे शर्म के गौरी से नजरें नहीं मिला पा रहा था। निखिल बोला, कहाँ ठहरे हैं काका? अभी तो कुछ सोचा नहीं, तुम कुछ सुझा दो। वैष्णो देवी मंदिर की धर्मशाला में ठहर जाइए, भैया भी वहीं ठहरे हैं। जब तुम्हें पता है कि शिवम कहाँ रहता है, तो अब तक मिलने क्यों नहीं गए? मनोहर जी ने पूछा। काका, बताया तो आपको कि एक बार गया था, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई और उस दिन के समय ही नहीं निकाल पाया उनसे मिलने के लिए। निखिल मनोहर जी को धर्मशाला लेकर गया, लेकिन वहां के मालिक ने 2-4 दिन के लिए कमरा देने से मना कर दिया। बोले, अगर महीने भर रहना है तो बताओ। लेकिन मनोहर जी को तो केवल 2-4 दिन के लिए ही शहर रहने आए थे।
इसीलिए उन्हें कमरा नहीं मिला। एक दो धर्मशालाएं और देखी, लेकिन वहां पर भी वही हाल था। थक हार कर निखिल बोला, आप मेरे साथ चलिए। जहां मैं रहता हूँ माँ जी बहुत अच्छी है। अपने मकान में वो 2-4 दिन के लिए ठहरने की जगह दे देगी। अब क्या करे, इसके सिवाय कोई चारा भी तो नहीं है। और दोपहर भी होने को आई, अभी तक स्नान भी नहीं हुआ। सुनैना बोली, हाँ काकी, आप मेरे साथ ही चलिए। 2-4 दिन की बात है, माँ जी को आप लोगों के आने से अच्छा लगेगा, निखिल बोला। और निखिल मनोहर जी के परिवार के साथ घर पहुंचा और जानकी जी को सारा हाल कह सुनाया। जानकी जी बोली, बस इतनी सी बात, इतना बड़ा मकान पड़ा है, 2-4 दिन मेहमानों के रहने से भला मुझे क्या हर्ज है। उल्टा मैं तो खुश हूँ कि घर भरा भरा लगेगा। और जैसी मेरी आरती वैसी ही ये बिटिया। जी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सुनैना जी बोली। हाँ बहन, हम परावे पर भरोसा करके बहुत बड़ा उपकार किया है आपने, नहीं तो सियानी बिटिया को लेकर कहाँ जाता। मनोहर जी बोले, कैसा उपकार भैया, इंसान ही तो इंसान के काम आता है। सही कहा बहन, सब इंसान की ही माया है। अब निखिल का ही घर देख लो, जब से मेरा मित्र और भाभी इस दुनिया को छोड़कर गए हैं और ये दोनों भाई यहाँ शहर आ गए हैं, तब से घर बिल्कुल वीरान सा लगता है। नहीं तो उस घर में चमन बरसता था, चमन। मनोहर जी बोले, क्या कहा आपने दोनों भाई, जानकी जी ने पूछा। क्या आपको नहीं पता, मनोहर जी ने पूछा। अच्छा, ये बातें तो बाद में होती रहेगी, पहले आप लोग स्नान कर लीजिए, निखिल बोला। हाँ, आप लोग स्नान कर लीजिए, तब तक मैं आप लोगों के लिए खाने का इंतजाम करती हूँ। जानकी जी के जाने के बाद निखिल ने सबसे कहा कि इन्हें अभी कुछ भी मालूम नहीं है और समय आने पर मैं सब कुछ बता दूंगा। सबने कहा ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इतना कहकर निखिल बोला, अब मैं काम पर जाता हूँ, आप लोग खाना खाकर मेरे कमरे में आराम कर लीजिएगा। कुछ समय बाद जानकी जी ने खाना तैयार कर दिया और सब खाकर आराम करने चले गए। शाम को आरती आई और घर में उन सबको देखकर जानकी जी से उन सब के बारे में पूछा। जानकी जी ने उनकी समस्या कह सुनाई। आरती को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन जब उसने गौरी का व्यवहार देखा और उसकी रसोई के कामों में कार्यकुशलता देखी तो वो सारा गुस्सा भूल गई। अच्छा, सारा खाना गौरी ने बनाया था और खाना वाकई बहुत अच्छा बना था। उसने ही खाना बनाकर रसोई समेटी और बर्तन धोने आंगन में बैठ गई। जानकी जी ने मना भी किया, लेकिन गौरी नहीं मानी। वो आज बहुत खुश थी अपने पुराने निखिल को पाकर। भीतर जानकी जी, सुनैना जी और मनोहर जी बातें कर रहे हैं और बाहर चारपाई पर आरती और निखिल बातें कर रहे थे और इधर हैंडपंप के पास गौरी बर्तन धो रही थी और बीच बीच में आरती की बातों का भी जवाब देती जाती। कुछ देर में गौरी ने बर्तन धो लिए और बर्तनों की डलिया उठाने को हुई तो निखिल बोला, तुम रहने दो गौरी, मैं रख देता हूँ, काफी भारी होगी। ठीक है, इतना कहकर वो आरती के पास आकर बैठ गई। गौरी बोली, तुम दोनों बातें करो, मैं तो चली, मुझे दफ्तर के कुछ कागजात का काम निपटाना है। इतना कहकर आरती अपने कमरे में चली गई। तब गौरी भी उठकर जाने लगी। इतने में निखिल ने उसका हाथ पकड़कर रोका। कहाँ जा रही हो गौरी, क्या अब भी मुझसे रूठी हुई हो? नहीं निखिल, मैं भला तुमसे कैसे रूठ सकती हूँ? तुमसे केवल प्यार किया होता तो रूठती, लेकिन मैंने तो तुम्हें देवता मानकर तुम्हारी पूजा की है। और देवता कोई भी परीक्षा ले ले भक्त की, लेकिन भक्त कभी भी देवता से नाराज नहीं होता। और मेरा प्यार इतना कमजोर नहीं था कि जरा सा खींचने पर टूट जाता। तो क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? निखिल ने गौरी से पूछा। तुम्हें माफ नहीं करती तो क्या करती? भला अपने दोस्त से कब तक रूठी रहती? मैं बहुत खुश हूँ, मेरे मन का एक और बोझ कम हो गया। लेकिन ऐसा कभी मत करना, नहीं तो मैं अब की बार हमेशा के लिए तुमसे रूठकर भगवान के पास चली जाऊंगी। नहीं गौरी, ऐसा मत कहो, तुम मुझे कभी मत छोड़ना। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब ऐसा कभी नहीं करूँगा। और दोनों ऐसे ही अपने मन के दर्द को एक दूसरे से बांटते रहे। तभी जानकी जी बाहर आकर बोली, सुनैना जी मेरे कमरे में सो जाएगी, गौरी आरती के कमरे में और मनोहर भैया निखिल के कमरे में सो जाएंगे। और सब अपने अपने कमरों में सोने चले गए। दूसरे दिन सुबह नाश्ता करके आरती अपने दफ्तर निकल रही थी। तभी गौरी बोली, लाओ दीदी, आज मैं तुम्हारे बाल संवार दूं।
इतने सुंदर लंबे घने बाल हैं तुम्हारे, और तुम हो कि रोज दो सादी चोटियां बनाकर चल देती हो। चलो मैं आज तुम्हारे बालों का सुंदर सा जोड़ा बना देती हूँ। अच्छा चल तू भी अपनी इच्छा पूरी कर ले। कुछ देर में गौरी ने आरती के बालों का जूड़ा बना दिया। आरती ने अपने आप को आईने में देखा तो बोली, गौरी आज तो तूने मेरी काया पलट कर दी। लगता है आज सूती धोती की जगह ढंग की साड़ी पहननी होगी, नहीं तो तुम्हारे बनाए जूड़े की तौहीन हो जाएगी, आरती बोली। और आरती ने आज अपने लिए नई साड़ी भी निकाली और तैयार होकर चल दी दफ्तर की ओर। शाम को दफ्तर से लौटते समय वो वैष्णो देवी मंदिर चली गई और इत्तेफाक से उसकी मुलाकात शिवम से हो गई। वो भी दुकान से लौटकर सीधे मंदिर चला आया था। अरे शिवम बाबू, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें क्या हुआ? क्यों? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो ये कि दो चोटियों की जगह जूड़ा और धोती की जगह साड़ी, आखिर बात क्या है? कहीं लड़के वाले तो देखने नहीं आ रहे? हा हा हा, आरती जोर से हंसी और बोली, ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारा किराएदार है ना, तो उसके गांव से उसके पड़ोसी आए हैं। उनकी बेटी ने आज मेरे बाल बना दिए, तो सोचा साड़ी भी नहीं पहन लेती हूँ। घर के कामों में बहुत निपुण है और स्वभाव की भी बहुत अच्छी है गौरी। क्या क्या कहा तुमने, गौरी? शिवम ने आरती से पूछा। हाँ, उसका नाम गौरी है। माँ का नाम सुनैना, पिता का मनोहर, और मेरे ही माधवपुर गांव के तो नहीं है। हाँ, यही नाम है उनके और गांव भी। और तुम्हारे किराएदार का नाम क्या है? निखिल। निखिल नाम है उसका। मैं अभी इसी वक्त तुम्हारे घर चलना चाहता हूँ, लेकिन बात क्या है, कुछ तो मालूम हो। पहले चलो, मैं तुम्हें सब रास्ते में बताता हूँ। रास्ते में चलते चलते शिवम ने जब सब कुछ आरती को बता दिया। आरती बोली, तभी निखिल इतना बुझा बुझा सा रहता है, उसे शायद अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है। और दोनों आरती के घर पहुंचे, तब तक अंधेरा भी गहरा आया था। गौरी ने जैसे ही किवाड़ खोले, शिवम को देखकर खुशी से बोल पड़ी, शिवम भैया तुम, और कहाँ यहाँ? कैसी है पगली? शिवम ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा। ठीक हूँ भैया, और तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। काका काकी कहाँ हैं? और इतना पूछते ही मनोहर जी और सुनैना जी भी सामने आकर बोले, अरे बेटा, बहुत अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देखकर। तभी दरवाजे से निखिल भी आता दिखाई दिया। निखिल ने जैसे ही शिवम को देखा तो मारी खुशी के उसकी आंखें छल छल आई और उसने शिवम के करीब जाकर उसके पैर छुए और शिवम ने उसे गले से लगा लिया। दोनों भाई गले लगकर खूब रोए, सारे गिले शिकवे आंसुओं के संग बह गए। उस रात जानकी जी और गौरी ने मिलकर ढेर से पकवान बनाए और शिवम ने उस रात वही खाना खाया। सब बहुत खुश थे। उस रात, अब तू ये ऑटो नहीं चलाएगा, मैं प्रिंसिपल से कहकर कॉलेज में फिर से तेरा एडमिशन कराऊंगा, और तू हॉस्टल में नहीं इस घर में रहेगा, और तेरा एडमिशन होने के बाद मैं भी गांव लौटकर दुकान संभालूंगा, और ये काम हम परसों ही करेंगे, क्योंकि कल तो रविवार है, इसीलिए जो आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा भैया। और खाना खाकर शिवम बोला, तो अब मैं चलता हूँ, रात भर की तो बात है, यहीं रुक जाते बेटा। जानकी जी बोली, नहीं माँ जी, अभी बहुत से काम निपटाने हैं, धर्मशाला का किराया भी देना है, दूध वाले का हिसाब करना है, पेपर वाले का हिसाब करना है, दुकान पर सेठ जी से भी कहना है कि मैं गाँव वापस जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है बेटा। और शिवम वहाँ से चला आया। उधर निखिल ने भी रामदीन चाचा से सारी बातें कह सुनाई और बोला, चाचा माफ करना, भैया ने कहा है कि अब मैं फिर से पढ़ाई शुरू करूं। बहुत अच्छी बात है बेटा कि तुम सही रास्ते पर चल पड़े हो। बहुत खुशी हुई हमें ये जानकर कि तुम फिर से पढ़ाई शुरू कर रहे हो, लेकिन अपने रामदीन चाचा को भुला मत देना। नहीं चाचा, ऐसा कभी नहीं होगा, और फिर मैं इसी शहर में तो हूँ, जब जी करेगा तो मिल जाया करूंगा। और इतना कहकर निखिल चला आया। अब सोमवार को दोनों भाई कॉलेज पहुंचे। निखिल ने प्रिंसिपल से अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगी और शिवम की वजह से प्रिंसिपल ने निखिल को माफ कर दिया। दोपहर होने को आई थी, दोनों भाई कॉलेज से निकले ही थे कि रोहन ने दोनों भाइयों को प्रिंसिपल के ऑफिस से निकलते हुए देख लिया। उसने प्रिंसिपल ऑफिस के चपरासी से पूछा कि ये दोनों यहाँ क्या करने आए थे। चपरासी ने सब सच सच बता दिया। ये सुनकर रोहन के मन में आग लग गई कि निखिल की जिंदगी सुधर जाएगी। रोहन ने मन में कहा कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। तूने रेशमा को मुझसे छीना है, मैं तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा और उस रेशमा को भी नहीं छोड़ूंगा। अभी उससे भी बदला लेना बाकी है। और ये सोचकर रोहन कॉलेज से चला आया।
और अपने कमरे में आकर निखिल से बदला लेने की तरकीबें निकालने लगा। तभी उसे याद आया कि रेशमा अपनी बैठक की दराज में हमेशा एक खाली पिस्तौल रखती है। वो इसलिए कि कोई भी आशिक मिजाज अगर अपनी हदें भूलने लगे तो केवल उसे धमकाने के लिए। वो जानबूझकर उसमें गोलियां नहीं डालती, वो तो केवल उसने अपनी हिफाजत के तौर पर उसका इस्तेमाल करती है। और उसी पिस्तौल को लेकर रोहन ने तरकीब निकाली और दोपहर के बाद वो कहीं गया। उसके बाद शाम होने तक वो दोनों भाइयों का पीछा करता रहा कि दोनों भाई क्या क्या करते हैं। अब रात के 9 बजने को थे। दोनों भाई अब भी साथ थे। दोनों बहुत दिनों बाद मिले थे, इसीलिए एक दूसरे के संग समय बिता रहे थे। तभी निखिल बोला, भैया इस जगह के समोसे बहुत अच्छे होते हैं, तो चलो खाते हैं समोसे। शिवम बोला, ठीक है, तो अभी यहीं ठहरिए, मैं लेकर आता हूँ, क्योंकि दुकान में बहुत भीड़ है। निखिल बोला, नहीं तू यहीं ठहर, मैं लेकर आता हूँ। शिवम इतना कहकर चला गया और निखिल सड़क के किनारे ही खड़ा रहा। रोहन ये सब छुप कर देख रहा था। उसने मौके का फायदा उठाया और निखिल के पास आकर बोला, और कैसे हो, गायब ही हो गए, कहाँ हो आजकल? मैं ठीक हूँ, और मैं तुमसे कोई बात करना नहीं चाहता। अरे मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था, तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। और रेशमा ने मुझे भी अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है, जैसे तुम्हें निकाला था। आजकल तो उसने किसी और लड़के को फंसा रखा है। मैंने उसे पूछा था कि तुमने निखिल के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया, तो वो बोली, मैंने तो केवल निखिल का इस्तेमाल किया, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। मैं चाहती थी कि वो बदनाम हो जाए, कि दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। पहले मुझे उससे रुपये मिलते थे, और अब जब वो इस काबिल ना रहा कि मुझे रुपये दे सके, तो वो मेरे लिए बेकार हो चुका था। मैंने उससे कभी भी मोहब्बत नहीं की, केवल अपनी अय्यासी के लिए उसका इस्तेमाल किया। ये सुनकर निखिल का खून खोल उठा और वो बोला, मैं आज ही उसके पास जाकर इन सब का फैसला कर देता हूँ। आखिर वो अपने आप को समझती क्या है, आज ही सारा हिसाब चुकता होगा। और निखिल ने फौरन एक टैक्सी पकड़ी और चल पड़ा, गुस्से में रेशमा के घर की ओर। उधर शिवम समोसे लाया ही था कि उसने निखिल को टैक्सी में बैठते हुए देखा, और उसने भी टैक्सी पकड़ी, और वो भी निखिल की टैक्सी के पीछे पीछे चल पड़ा। निखिल की टैक्सी पहले पहुंच गई। उसने टैक्सी का किराया दिया, गुस्से में बंगले के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा रेशमा ने ही खोला और वो रेशमा से बहस करने लगा। रेशमा बोली, मेरी बात तो सुनो, लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार न था। वो गुस्से से पागल हो रहा था और उसने रेशमा पर हाथ भी उठा दिया। रेशमा को अब और कोई रास्ता ना सूझा और वो बैठक में गई। दराज में से खाली पिस्तौल निकाली और निखिल पर तान दी। निखिल बोला, तो तुम मुझे मारोगी, इससे पहले ही मैं तुम्हें मार दूंगा। और निखिल ने पिस्तौल छीनकर अपने हाथ में ले ली। तभी सारे बंगले की बत्तियां बंद हो गई और 2 बार गोली चलने की आवाज आई। गोली चलने के बाद फौरन बंगले की बत्तियां जल उठी। तब तक शिवम भी भीतर जा पहुंच चुका था और शिवम ने जो देखा वो देखकर उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि रेशमा की लाश खून से लथपथ पड़ी है और पिस्तौल निखिल के हाथ में है। शिवम ने आव देखा ना ताऊ और फौरन ही निखिल के हाथों से पिस्तौल छीनकर अपने हाथों में ले ली। तब तक नौकरानी सबाना भी आ चुकी थी और रेशमा की लाश देखकर वो चीख पड़ी। पुलिस आई और शिवम ने निखिल को निर्दोष बताते हुए रेशमा के खून का इल्जाम अपने सिर पर ले लिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि निखिल को कुछ भी हो। उसने अपने माता पिता को वचन जो दिया था। निखिल ये देखकर रो पड़ा, क्योंकि सबाना के आने के पहले शिवम अपनी कसम दे चुका था निखिल को कि तू किसी से कुछ भी नहीं कहेगा, अगर किसी से कुछ भी कहा तो मेरा मरा मुंह देखेगा। शिवम को जेल भेज दिया गया। निखिल और आरती जेल पहुंचे शिवम से मिलने। आरती बोली, ये केस मैं लड़ूंगी, मुझे पक्का यकीन है कि शिवम बाबू आप निर्दोष हैं। हाँ भैया, मुझे पक्का यकीन है कि आरती दीदी आपको बचा लेगी। नहीं निखिल, जब सबको पता है कि रेशमा का खून मैंने किया है तो केस लड़ने से क्या फायदा, मैं ही कसूरवार हूँ। जब मैंने खुद ही मान लिया है तो आरती इस केस के लिए माथापच्ची क्यों करेगी भला। लेकिन भैया आप निर्दोष हैं और मैं ये साबित करके रहूंगा। तो किसी से कुछ भी नहीं कहेगा निखिल, नहीं तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। भैया कृपया करके कसम की बेड़ियां मत डालिए मुझ पर, नहीं तो इस अपराध बोध से मैं जीते जी मर जाऊंगा। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम दोनों अभी यहाँ से जाओ। आरती ने निखिल से कहा कि अभी यहाँ से चलो, घर चलकर कुछ सोचते हैं कि आगे क्या करना है। ठीक है दीदी। दोनों घर लौट आए। घर में सबने पूछा कि कोई रास्ता निकला।
शिवम को बचाने का। आरती बोली, नहीं शिवम बाबू, जब स्वयं खून का इल्जाम अपने सिर पर ले रहे हैं तो अभी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मनोहर जी बोले, मैं शाम को जाता हूँ शिवम से मिलने, शायद वो मुझसे कुछ कहे। मुझे मालूम है काका, वो कुछ नहीं कहेंगे, मुझे पता है ना सारी बात, लेकिन उन्होंने अपनी कसम देकर मेरा मुंह बंद कर रखा है। निखिल बोला, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें मालूम है? आरती ने निखिल से पूछा। नहीं बता सकता दीदी, भैया की दी हुई कसम टूट जाएगी। अच्छा ठीक है, तुम मुंह से नहीं बता सकते लेकिन लिख तो सकते हैं। इस तरह तुम्हारी कसम भी नहीं टूटेगी और हम सबको पता भी चल जाएगा। आरती बोली, हाँ ये सही रहेगा दीदी, मुझे पहले क्यों नहीं सूझा। और निखिल ने उस दिन वाली सारी घटना आरती को लिख कर दे दी। आरती उसे पढ़कर हैरान रह गई और बोली, जरा 1-2 दिन ठहरो, रेशमा की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाने दो। और सुनो, आज रात को ही हम दोनों की चोरी छिपे कहीं चलना है, किसी को कानो खान खबर ना हो, क्योंकि कुछ शक तो मुझे सबाना पर भी जा रहा है। क्योंकि ये बात हजम नहीं हो रही कि गोली चलते वक्त घर की सारी बत्तियां कैसे बंद हो गई और गोली चलने के बाद बत्तियां दोबारा जल उठी। और जब तुम्हारी बहस रेशमा के साथ हुई तो सबाना को कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी और गोली चलने के बाद बत्तियां जलने पर वो बाद में चीखने के लिए आ पहुंची। दाल में कुछ काला जरूर है निखिल। रात हुई, आरती और निखिल कहीं निकल पड़े कुछ सबूत ढूंढने। जैसा आरती को शक था वो शक सही निकला। 2-4 दिन बाद केस की सुनवाई हुई। अदालत में आरोपी पक्ष के वकील ने शिवम को कटघरे में खड़ा करके कुछ सवाल पूछे। आपका पूरा नाम बताए, आरोपी पक्ष के वकील ने शिवम से पूछा। जी मेरा नाम शिवम शुक्ला है। तो उस रात आप वहाँ क्या करने गए थे? आरोपी वकील सवाल पूछा। जी मैं रेशमा से ही मिलने गया था। तो क्या रेशमा आपकी महबूबा थी? आरोपी वकील ने पूछा। जी नहीं, वो मेरी बहन के समान थी। एक गाने वाली आपकी बहन? आहा, बहुत ताज्जुब हुआ सुनकर। ये कैसा इल्जाम लगा रहे हैं आप मुझ पर? अच्छा तो क्या आप अक्सर वहाँ जाते थे? आरोपी वकील ने पूछा। जी नहीं, एक ही बार मैं उनके घर गया था और एक बार वो मुझे मिली थी, ये बताने के लिए कि जो काम मैंने उन्हें सौंपा था वो उन्होंने पूरा कर दिया है। क्या मैं जान सकता हूँ कि ऐसा कौन सा काम था जो आपने उन्हें सौंपा था? आरोपी वकील ने पूछा। वो मेरा निजी मामला है, मैं नहीं बता सकता। निजी मामला? तो इसका हम क्या मतलब समझे? आरोपी वकील बोला। जो भी हो, जो भी आपको समझना हो। अच्छा ठीक है, जरा आप मुझे विस्तार से बताएंगे कि उस रात क्या हुआ था? आरोपी वकील ने पूछा। जी उस रात मैं रेशमा के घर पहुंचा। हमारी किसी बात को लेकर बहस होने लगी। रेशमा ने गुस्से से बैठक की दराज से पिस्तौल निकाली और मुझे घर से जाने के लिए कहा, लेकिन मुझे भी बहुत गुस्सा आया और मैंने उसके हाथ से पिस्तौल छीनी और उसकी ओर बढ़ा दी। तब तक घर की सारी बत्तियां चली गई और मैंने गोली चला दी। तब तक बत्ती आई, मैंने देखा तो रेशमा को गोली लगी है और वो तड़प रही है और कुछ पल में ही उसने दम तोड़ दिया। तब तक निखिल भी मेरा पीछा करते हुए रेशमा के घर जा पहुंचा। तो जनाब आप कहना चाहते हैं कि बत्ती जाते ही वहां कोई आया और रेशमा को गोली मारी और बत्ती आने से पहले मारकर भाग गया? आरोपी वकील बोला। मुझे नहीं पता। कैसे पता नहीं आपको? आप तो उस समय वहीं मौजूद थे, आरोपी वकील ने कहा। तभी आरती बोल पड़ी। ऐसा भी हो सकता है कि रेशमा को कोई और गोली मारकर चला गया हो। लेकिन वकील साहिबा, आप यकीन के साथ कैसे कह सकती है कि ये काम किसी बाहर वाले का है? आरोपी वकील बोला। क्योंकि घर का दरवाजा पहले से खुला हुआ था, यानी कि गोली मारने वाले को पता था कि ये दोनों भाई यहाँ आने वाले हैं, इसीलिए उसने पहले बत्ती बंद की, फिर गोली मारी और भाग गया। ये कैसे मुमकिन है वकील साहिबा? जरा ठीक से समझाएगी इस अदालत को? आरोपी वकील बोला। सब संभव है, क्योंकि ये सब एक सोची समझी साजिश के अंतर्गत किया गया है और अभी मुजरिम से मेरे सवालात पूछने बाकी है और सबाना से भी। तभी जज साहब बोले कि आज की अदालत 2 दिनों के लिए मुलतवी की जाती है। सब घर जाने लगे और आरती ने अपना वकीली कोट उतारकर हाथ में रखते हुए मन में सोचा कि अच्छा हुआ 2 दिन और समय मिल गया, अब मैं और भी सबूत इकट्ठे कर सकती हूँ। तभी निखिल आरती के पास आकर बोला, क्या सोच रही हो दीदी? कुछ नहीं, यही कि हमें 2 दिन में
इस केस के सबूत इकट्ठे करने होंगे, तभी हम शिवम बाबू को निर्दोष साबित कर सकते हैं। लेकिन दीदी, हमारे सबूत इकट्ठे करने का क्या फायदा? भैया तो खुद ही करार कर रहे हैं कि वो खूनी है। अगर हमारे हाथ पक्के सबूत लग जाए तो हम चुटकियों में शिवम बाबू को निर्दोष करार दे सकते हैं। तब उन्हें खुद को बेकसूर कहना ही होगा। तो फिर आगे क्या करना होगा सबूत इकट्ठे करने के लिए? वही जो उस रात किया था, किसी का पीछा करना है और 2 दिनों तक उस पर नजर रखनी है। ठीक है दीदी, मैं तैयार हूँ। तो चलो फिर देर किस बात की। और वो दोनों साथ में सबूत ढूंढने निकल पड़े। 2 दिन के बाद अदालत की कार्रवाई फिर से शुरू हुई। आरोपी वकील ने शिवम से फिर से कुछ उलझुल से सवाल पूछे, जिनका जवाब शिवम नहीं देना चाहता था और वो बौखला गया। तब आरती ने बात को संभालने की कोशिश की और बोली, मैं भी मुजरिम से कुछ सवालात पूछना चाहती हूँ। आरती ने सवालात पूछने का सिलसिला शुरू किया। अच्छा, तो ये बताए शिवम बाबू, जब आप रेशमा के घर पहुंचे तो दरवाजा किसने खोला? जी वकील साहिबा, उस रात दरवाजा शायद उनकी नौकरानी ने खोला था। मैं गुस्से में था, इसीलिए ठीक ठाक कुछ याद नहीं पड़ता। ठीक से याद कीजिए और बताइए। जी, मैंने कहा तो शायद नौकरानी। आप झूठ कह रहे हैं शिवम बाबू, क्योंकि दरवाजा पहले से खुला हुआ था और पहले आप नहीं, आपका छोटा भाई निखिल उस घर में दाखिल हुआ था और उसके बाद आप घर में दाखिल हुए। निखिल और रेशमा के बीच कुछ कहा सुनी हुई। रेशमा ने निखिल को धमकाने के इरादे से खाली पिस्तौल दराज में से निकाला और निखिल से कहा कि यहाँ से चले जाओ। लेकिन निखिल काफी गुस्से में था और वो वहां से ना गया। उसने खाली पिस्तौल रेशमा के हाथ से छीन ली और तभी घर की सभी बत्तियां बंद हो गई। कोई बाहर से अभी आकर पहले से ही उस घर में छुप कर बैठा था। वो रेशमा को गोली मारकर भाग गया। तभी घर की बत्तियां फिर से जल उठी और आपको लगा कि ये खून निखिल ने किया है और आपने उसे बचाने के लिए खून का इल्जाम अपने सिर ले लिया। जबकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती है कि जो गोलियां रेशमा को लगी वो रेशमा के पिस्तौल की है ही नहीं, वो तो और किसी के पिस्तौल की है। वाह वकील साहिबा, क्या मनगढ़ंत कहानी बनाई है आपने। मान गए? आरोपी वकील बोला। नहीं, मैं सही कह रही हूँ। अगर आप सही कह रही है तो इसे सिद्ध कीजिए, आरोपी वकील बोला। जी जरूर, लेकिन मैं अदालत को ये बताना चाहती हूँ कि इस अदालत में वो खूनी मौजूद है जो उस रात खून करके भागा था, और वो जो सफेद दाढ़ी मूंछ में कोने में बैठा है वो ही खूनी है। आरती के इतना कहने पर उस खूनी ने अदालत से भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे धर दबोचा। उसकी दाढ़ी मूंछ निकाली गई तो पता चला कि वो रोहन है। तब आरती बोली कि मैं रेशमा की नौकरानी को भी अदालत में पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। उसके पास भी बहुत से सवालों के जवाब है। आप अदालत का वक्त जाया कर रही है, आरोपी वकील बोला। लेकिन जज साहब बोले, इजाजत है, लेकिन अदालत की कार्रवाई का वक्त खत्म हो चुका है। अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। दूसरे दिन अदालत की कार्रवाई फिर से शुरू हुई और शबाना को पेश किया गया। शबाना ने सारी सच्चाई बयान की। वो बोली, रेशमा दीदी के खून वाले रोज रोहन साहब मेरे घर आए थे, क्योंकि मैं दोपहर को 12 बजे से 4 बजे तक के लिए अपने शोहर और बेटे से मिलने जाती थी। मेरा शोहर कोई भी काम इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि वो बच्चों को संभालता था। रोहन साहब आकर बोले कि वो मुझे बहुत पैसा देंगे, बस मुझे एक काम करना होगा कि रात को घर का दरवाजा खुला रखना होगा और निखिल के आते ही कुछ समय बाद घर की बत्तियां का मेन स्विच बंद कर देना और कुछ समय बाद खोल देना। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उनका इरादा रेशमा दीदी का खून करने का था। वो मेरी ही आंखों के सामने से भागे थे, उनके हाथ में पिस्तौल थी। मुझे ये भी पता है कि जो पिस्तौल दीदी की दराज में हुआ करती थी वो हमेशा खाली रहती थी। इसका मतलब है कि ना निखिल साहब उस पिस्तौल से खून कर सकते हैं और ना ही शिवम साहब। अच्छा, अब तुम जा सकती हो। अब मुझे चंद सवाल निखिल से भी पूछने हैं, आरती बोली। निखिल कटघरे में आया और उस रात समोसे वाली दुकान के सामने जो रोहन ने उसे रेशमा के बारे में कहा था, उसने अदालत में वो सब बयां कर दिया और बोला कि मेरे भैया ने मुझे बचाने के लिए इस खून का इल्जाम अपने सिर ले लिया।
रोहन ने जो बातें उस दिन रेशमा के बारे में मुझे बताई, उसे सुनकर मैंने अपना आपा खो दिया और बिना सच्चाई जाने रेशमा से उलझ पड़ा। वो कहती रही कि मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, लेकिन उसकी मैंने एक ना सुनी। उसने मजबूर होकर केवल मुझे धमकाने के लिए इरादे से पिस्तौल निकाली थी और वो पिस्तौल मैंने छीन ली। उसके बाद क्या हुआ ये सबको पता ही है। जज साहब ने अपना फैसला सुनाया। शिवम और निखिल बेकसूर निकले। शबाना को भी 1 महीने की जेल हुई जुर्म छुपाने के लिए, और रोहन को रेशमा के खून के इल्जाम में उम्र कैद की सजा हुई। एक बार फिर से दोनों भाई मिल गए, लेकिन इस बार शिवम बोला, अब जल्द ही निखिल और गौरी की शादी कर देते हैं, दोनों यही शहर में रहेंगे। निखिल कॉलेज जाया करेगा और गौरी घर संभालेगी। लेकिन भैया पहले तो आपकी शादी होनी चाहिए। आप बड़े हैं और चिंता मत कीजिए, लड़की मैंने ढूंढ ली है, वही है, हम सबको सही रास्ते पर रख सकती है। थोड़ी अकड़ू है लेकिन चलेगी, निखिल बोला। अच्छा तू बड़ा सियाना हो गया है, मेरी शादी करवाएगा? फिर निखिल ने आरती से पूछा, क्यों दीदी, बनोगी ना मेरी भाभी? और आरती ने शर्मा कर अपनी पलकें झुका ली। इस तरह से बिछड़ा हुआ परिवार फिर से मिल गया।